चैप्टर 91। जब चाहे इन ने शैडो सोल्जर्स को देखा तो सबसे पहली बात जो चाहे इन ने सोची वह थी उन्हें बुलाना। हालांकि उनमें से बहुत से ऐसे लोग थे जो ये कह सकते थे कि यह आह्वान करने वाले जादू का परिणाम था। बात यह थी कि जादू को बुलाने में माहिर जादूगर प्रकार के शिकारी एक बार में केवल एक या दो को ही नियंत्रित कर सकते थे। यदि कोई दो को नियंत्रित कर सकता है तो उसे मिलने वाले उपचार में काफी सुधार होता है, और उसने अभी तक 3 या अधिक समन प्राणियों को नियंत्रित करने में सक्षम किसी के बारे में नहीं सुना था। तथापि उनमें से कितने यहाँ थे, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। एक आदमी ने एक बार में 100 से अधिक लोगों को बुला लिया, और उन्हें बुलाने के लिए भी उसे ज्यादा समय की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, उसे एक ही बार में दर्जनों लोगों को बुलाने के लिए केवल एक क्षण की आवश्यकता थी। अगर मैं इसे अपनी दोनों आंखों से नहीं देखती तो मुझे इस पर विश्वास नहीं होता। वह दक्षिण कोरिया में शीर्ष 10 रैंक वाले शिकारियों में से एक हो सकती है, लेकिन एक अन्य शिकारी की क्षमता ने उसे अब पूरी तरह से अवाक कर दिया है। तथापि यह मेरे लिए इस तरह खड़े रहने का समय नहीं है। उसकी नजर तुरंत शैडो सोल्जर्स से हटकर छापा मारने वाली टीम पर टिक गई। उनका रंग बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। उनमें से कुछ जमीन पर ऐसे बैठे हुए थे मानो उनमें अब कोई ऊर्जा नहीं बची हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेओंग जिनवू नाम के व्यक्ति की पहचान क्या थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास किस प्रकार की क्षमता है। उसकी प्राथमिकता इन हाई ऑक्स की तुरंत देखभाल करके उसे सहायता देने में थी। उसकी विचार प्रक्रिया के परिणाम सरल हो सकते हैं, लेकिन वह उन्हें क्रियान्वित करने में अविश्वसनीय रूप से तेज थी। चाहे इन ने अपने हाथों में हथियार पर अपनी पकड़ मजबूत की और हाई ऑक्स की ओर एक कदम बढ़ाया। हालांकि फिर ऐसा हुआ। उसकी आंखें जिनवू से मिली, और उसकी आंखें उसे स्पष्ट शब्दों में बता रही थीं कि यह आवश्यक नहीं था, कि उसे हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, कि उसे बस किनारे से निरीक्षण करना चाहिए। चाहे इनको समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों है, लेकिन कैसे वह आसानी से बता सकती थी कि सेओंग जिनवू अनगिनत सम्मनों को नियंत्रित करने में सक्षम था। हालांकि वहां उतने ही हाई ऑक्स खड़े थे और बॉस भी अधिक शक्ति वाला था। क्योंकि उसे इतने सारे प्राणियों को बुलाना था और उसे लगातार उनका रखरखाव भी करना था, उसका जादुई ऊर्जा भंडार अब तक खाली हो जाना चाहिए था। अभी तक वह अपने आप क्या करने की कोशिश कर रहा है, वह निश्चित रूप से हैरान थी। लेकिन अंत में चाहे इन ने अपना हथियार नीचे कर दिया। ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि तथाकथित हथियार सिर्फ कुदाल थी जो उसने खनन टीम से उधार ली थी। नहीं, वह इस बात को लेकर उत्सुक हो गई कि सेओंग जिनवू नाम का शिकारी हाई ऑक्स की सेना के खिलाफ क्या करेगा। उसके ठंडे दिमाग के तर्क और उसकी उम्मीद के बीच उसके मन में लड़ाई हुई और उसने शानदार जीत हासिल की। किसी कारण से उसका दिल अब तेजी से धड़कने लगा। वाह, ये राहत की बात है। चाहे इनकी प्रतिक्रिया देखकर जिनवू ने अंदर ही अंदर राहत की सांस ली। सच में असली चीज शुरू होने ही वाली थी, इसलिए कुछ हस्तक्षेप का अचानक सामने आना ठीक नहीं होगा। क्या अब ऐसा होगा? यहां तक कि यहां के सभी राक्षसों पर एकाधिकार जमाने के अवसर के लिए उसे बेचारे सोहन की हून को मानवीय रूप से अंतिम क्षण तक उस बकवास से गुजरने देना पड़ा। ठीक है, वह उस तरह का लड़का है जिसके पास अगर थोड़ी भी ऊर्जा बची हो तो वह साथ मिलकर लड़ने की कोशिश करेगा। यही कारण है कि उसने तभी कार्रवाई की जब सोहन की हून ने अपनी तलवार छोड़ी। हालांकि उसे आगे बढ़ने और उस दुष्ट जादूगर के सिर पर लात मारने की अपनी इच्छा को दबाना पड़ा। ये सब इसी क्षण के लिए था, जैसा कि एक तेज तर्रार महिला से अपेक्षा की जाती है। ये कितनी राहत की बात थी कि चाहे इन एक स्मार्ट लड़की निकली। आखिरकार उसे आवाज उठाने की आवश्यकता के बिना ही वह पीछे हट गई। जिनवू ने अपना ध्यान वापस सामने की ओर किया जबकि उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान आ गई। बॉस के कमरे में गूंजती हुई जिनवू की तेज चीख ने परछाइयों को एक ही बार में युद्ध का रुख अपनाने के लिए प्रेरित किया। उनमें से एक भी गठन से थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ। केवल एक क्षण बाद कक्ष में एक भयानक सन्नाटा भर गया। जिस चीज ने इस चुप्पी को तोड़ा वह एक शब्द था जिसे जिनवू ने हाई ऑक जादूगर की ओर इशारा करते हुए कहा था। इसके साथ ही 100 से अधिक छाया सैनिक हाई ऑक योद्धाओं के डरपोक समूह की ओर दौड़ पड़े। काले सैनिकों और उनके नियंत्रित मार्च ने जमीन, गुफा और यहां तक कि इस दृश्य को देखने वाले सभी लोगों की आंखों को भी हिला दिया। वू जिन चेओल बेदम होकर दौड़ रहा था। वह इतनी मेहनत से दौड़ा कि अब उसके मुंह में मिठास का स्वाद आया। वह झुक गया और अपने धड़ को ऊपर उठाने से पहले अपनी सांसें पकड़ने की कोशिश की। तभी उसने छोटे बालों वाली एक महिला को बॉस के कमरे के प्रवेश द्वार के पास खड़ा देखा। उसने तुरंत पहचान लिया कि वह कौन थी। चाहेन, आपको उसके जैसी आभा वाली महिला शिकारी कहाँ मिलेगी? हालांकि वह अभी भी उस तरह क्यों खड़ी है? वू जिन चियोल को यह अजीब लगा कि उसने लड़ाई में भाग लेने की कोशिश नहीं की और बस खड़ी रही, इसलिए वह जल्दी से उसके पास चला गया।
और यही वह समय था जब उसे बॉस रूम के अंदर की स्थिति स्पष्ट रूप से देखने को मिली। यह क्या है? जेट काले कवच पहने हुए सैनिक कथित रूप से शक्तिशाली राक्षसों, जिन्हें हाई ऑक योद्धा भी कहा जाता है, का एक तरफा नरसंहार कर रहे थे। हाई ऑक्स की दयनीय चीखें वू जिन चियोल की सुनने की शक्ति को भी बहरा करने में कामयाब रहीं। इसके अलावा अगर वहां केवल मानव आकार वाले सैनिक मौजूद होते तो शायद उसे कम झटका लगता, लेकिन फिर वे निरर्थक रूप से विशाल काले भालू क्या थे जिनसे धुआं निकल रहा था, साथ ही विभिन्न काले रंग के कवच में हाई ऑक्स भी बाहर निकले हुए थे। कुछ समय हो गया चीफ वू जिन चियोल। हाँ मिस, काफी समय हो गया, लेकिन वे क्या है? वे साधारण राक्षस नहीं लगते। वे सम्मन है जिन्हें उस आदमी ने बुलाया था। चाहे इन ने दूरी पर जिन वू की ओर इशारा करने से पहले वू जिन चियोल का अभिवादन किया। वू जिन चियोल ने जल्दी से अपना धूप का चश्मा उतार दिया और जिन वू को घूरने लगा, जो अब युद्ध के मैदान के बीच में खड़ा था। खंजर जैसी दिखने वाली दो छोटी तलवारें चलाते हुए वह हाई ऑक्स के गठन को नष्ट करने में व्यस्त था। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं इसे कैसे देखता हूं, क्या वह शीर्ष क्रम के हाथापाई प्रकार के शिकारी की तरह नहीं दिखता है? हालांकि वह जादूगर जादू का भी उपयोग कर सकता है। और निश्चित ही जब जिन वू के होंठ थोड़े हिले तो दर्जनों और सम्मन जमीन से ऊपर उठे। अरे बाप रे! वू जिन चियोल का जबड़ा फर्श पर गिर गया। वह आदमी कितने सम्मनों को नियंत्रित कर सकता था? ये हंटर सेओंग जिन वू की सच्ची क्षमता है। वह अपने ढीले जबड़े को बिल्कुल भी बंद नहीं कर सका। क्या एसोसिएशन के अध्यक्ष गो गनहुई ने हंटर सेओंग जिन वू के कौशल सेट को पहले ही पहचान लिया होगा? यदि ऐसा है तो हंटर सेओंग जिन वू में उनकी अत्यधिक रुचि काफी मायने रखती है। चाहे इन लंबे समय तक जिन वू से अपनी आंखें नहीं हटा सकी, लेकिन देर से ही सही उसने ऐसा किया और वू जिन चियोल से पूछा, वैसे आप यहाँ क्यों हैं चीफ वू? क्या निगरानी प्रभाग को पहले ही कॉल कर दी गई थी? जब चाहे इन ने उससे ये सवाल पूछा तो वू जिन चियोल किसी तरह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पाने में कामयाब रहा और जवाब दिया, नहीं, ये बात नहीं है। हम पड़ोस में थे, बस वहां से गुजर रहे थे। लेकिन यह एक संयोग था कि हमें गेट की असामान्य स्थिति का पता चला और हम छापा मारने वाली टीम को बाहर निकालने में मदद करने के लिए यहाँ आए। लेकिन ठीक है। वू जिन चियोल ने वहां बात करना बंद कर दिया और जिन वू को फिर से घूर कर देखा। हालांकि ऐसा लगता है कि यह आवश्यक नहीं होगा। यह उनका पहली बार हंटर सेओंग जिन वू के असली कौशल को देखने का होगा। और ऐसा ही हुआ कि वह अपनी शक्ति से एक रैन के कालकोठरी को साफ करने का तमाशा बन गया। ऐसा नहीं लग रहा था कि दूसरे की मदद जरूरी है। हाँ, मुझे लगता है कि अभी भी खड़े रहना यहाँ करने के लिए सही निर्णय है। चाहे इन भी उस आकलन से सहमत थी। उस आदमी की लड़ाई ने उसके जैसे रैंकेस के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। क्या आप जानते हैं वह आदमी कौन है? चाहे इन ने पूछा। वू जिन चियोल स्पष्ट रूप से सियोंग जिन वू के कौशल की प्रशंसा कर रहा था और जाहिर तौर पर उसकी पहचान के बारे में चिंतित नहीं था, कम से कम बाहरी तौर पर तो नहीं। इसके अलावा वह एसोसिएशन का एक एजेंट था जिसने जिन वू की जानकारी को लीक होने से भी रोका था। तो हो सकता है वू जिन चियोल को पता हो कि वह आदमी कौन है। उसकी उम्मीद पैसों पर थी। हाँ, थोड़ा सा। वह आदमी, आखिर वह कौन है? वू जिन चियोल ने अपना धूप का चश्मा वापस लगाया और उत्तर दिया, मैं उस जानकारी का खुलासा नहीं कर सकता। जादूगर क्रोधित था। जब उसने पहली बार इस स्थान पर अपनी आंखें खोली तो उसके दिमाग में केवल एक ही आदेश भरा हुआ था, इंसानों का शिकार करो। हालांकि इस दयनीय प्रदर्शन का अर्थ क्या था? क्या एक अकेला इंसान आसानी से अपनी जनजाति के हर एक सदस्य का शिकार नहीं कर सकता था? ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अपने अधीनस्थों का नरसंहार देखकर जादूगर की आंखें और भी अधिक लाल हो गईं। तुम कीड़े मकोड़ों की तरह हो। मैं तुम पर कदम रखूंगा। यदि हेक्स दुश्मन के खिलाफ काम नहीं करता तो उसे बस खुद को आशीर्वाद देना और लड़ना था। क्रोध का गीत, मजबूती का गीत, दिग्गजों का गाना, अग्नि ड्रैगन का गीत। विभिन्न मंत्रों के पूरा होने के साथ जादूगर का शरीर अचानक लगभग 10 मीटर लंबा हो गया। इसकी ताकत, एजिलिटी, सहनशक्ति और यहां तक कि इसका आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ गया। इसके फ्रेम के हर वर्ग इंच में शक्ति भर गई। तुरंत जादूगर ने छाया सैनिकों को भगाने के लिए अपनी विशाल भुजा का उपयोग किया और फिर एक गहरी सांस ली। और तब जब जादूगर ने अपनी सांसें छोड़ी तो उसके मुंह से लाल काली लपटें निकलने लगी। आग की लपटों की चपेट में आकर सैनिक तुरंत तितर बितर हो गए। यहां तक कि इससे चरने वाले भी कोई अपवाद नहीं थे। उनके शरीर के कुछ हिस्से उड़ गए और वे लड़ने में असमर्थ हो गए। आग की लपटें एक हमले से खत्म नहीं हुई। जादूगर के मुंह से आग की लपटों की दूसरी लहर लगातार निकली।
जादूगर अपने निरंतर हमलों से छाया सैनिकों की संख्या को काफी कम करने में सक्षम था। अपने आत्मविश्वास को बढ़ावा मिलने के बाद वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। क्या अब भी आपको यह महान करुग लगन मजाकिया लगता है? उत्तर सिर के ऊपर से आया। हाँ। जादूगर हड़बड़ा गया और उसने अपना सिर उठाया। पूरे समय जल्दबाजी में रक्षात्मक मंत्र का जाप करने की कोशिश की, लेकिन जिन वो एक कदम तेज था, जादूगर का सिर जमीन पर धंस गया। फर्श टूट गया और मकड़ी के जाले जैसी दरारें तेजी से फैल गईं। जिन वो को पहले ही अपनी नंगी मुट्ठी से वल्कन को उड़ाने का अनुभव हो चुका था, और वह राक्षस इस अहंकारी जादूगर से भी बहुत बड़ा था। आपने कालकोठरी के मालिक को मार डाला है। जब वह हल्के से जमीन पर उतरा तो एक के बाद एक फील गुड मैसेज उनके सामने आने लगे। लेवल अप हुआ, तुम वहां जाओ। जिन वू ने अपनी मुट्ठी तान दी। जब वह स्टील था का उपयोग करके लड़ रहा था, तब वह एक बार बराबरी पर आ गया था। जब वह इन ऑक्स को मार रहा था तो एक और स्तर ऊपर चला गया, और अभी बॉस को मारने के बाद एक और स्तर ऊपर। दूसरे शब्दों में, इस रैंक को पार करने के बाद कालकोठरी ने उसे 3 स्तर ऊपर पहुंचा दिया। यह उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा परिणाम था। यहां तक कि उसने कल सुझाव देने के लिए फोरमैन बे के प्रति भी बहुत आभारी महसूस किया कि उन्हें फिर से एक साथ काम करना चाहिए। ये बहुत अच्छा है। उत्साहित मन से जिन वू बॉस के करीब चला गया। एक बार फूला हुआ जादूगर का शरीर पहले से ही अपने मूल आकार में वापस आ गया था। उसने मृत बॉस के हार में एक अंडे के आकार का जादुई क्रिस्टल जड़ा हुआ देखा, लेकिन उसने बहुत अधिक लालच न करने का फैसला किया। अनुभव अंक अर्जित करना काफी अच्छा है। दिन के अंत में यह हंटर्स गिल्ड की कालकोठरी थी। यदि वह एक रैंक के कालकोठरी से जादुई क्रिस्टल प्राप्त करना चाहता था तो उसे किसी और के कालकोठरी में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके बजाय वह बस अपने लिए एक कालकोठरी के लिए परमिट खरीद लेगा। नहीं, जिन वू का लक्ष्य कुछ और था, और वह बॉस की लाश से उठने वाला काला धुआं होगा। जिन वू ने प्रत्याशा में अपने होंठ चाटे। वह बारूका की लाश को याद करने से खुद को नहीं रोक सका, जो लाल गेट में उसकी उंगलियों से फिसलकर वापस आ गई थी। लेकिन मेरी स्थिति तब की तुलना में बहुत अलग है। अब की तुलना में तब उसके आंकड़े इतने ऊंचे नहीं थे। इसके अलावा उस दुष्ट को मारने से उससे बहुत कुछ छीन लिया गया। केवल 2 नाइट ग्रेड सैनिकों, इग्रिट और आयरन की सहायता प्राप्त करने के बाद वह उस बॉस को हराने में कामयाब रहा। हालांकि वह आज अपेक्षाकृत आसानी से इस जादूगर को मारने में सक्षम था। दानव के महल के अंदर बिताया गया एक सप्ताह ये निश्चित प्रमाण था कि उन छोटे 7 दिनों की घटनाएं व्यर्थ नहीं थीं। जिन वू ने उठते लहराते काले भाप जैसे धुएं पर एक नया आदेश जारी किया। उठो। उसी समय एक अशुभ हवा उसके दोनों गालों से गुजरी। उसे सहज ही तुरंत इसका एहसास हो गया। इसने काम किया। जिन वू के चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान खिल गई। जैसे ही आत्मा विदारक चीख गूंजी, काले वस्त्र से ढका एक जादूगर मृत जादूगर की छाया से उठ खड़ा हुआ। जिन वू को लगा कि इस आदमी में कुछ अलग है, और इसलिए उसने सूचना विंडो की जांच की। अननोन LV.1 एलीट नाइट ग्रेड, एक संभ्रांत शूरवीर। पहले जिन वू ये पुष्टि करने में सक्षम था कि शैडो सोल्जर्स के लिए 3 ग्रेड थे, नियमित ग्रेड, कुलीन वर्ग, और फिर नाइट ग्रेड। लेकिन अब पहली बार एलीट नाइट ग्रेड सामने आया है। वह सोचने लगा कि पहले से मौजूद ग्रेड नाइट के साथ एलीट शब्द जुड़ते देख इस नए व्यक्ति को युद्ध कौशल के मामले में इग्रिट या आयरन से एक स्तर ऊपर होना होगा। निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूं कि इसकी जादुई ऊर्जा मेरे 2 शूरवीरों की तुलना में कहीं अधिक है। जैसा कि एक रैंक के कालकोठरी के बॉस को अपने छाया सैनिक में बदलने की उम्मीद थी। कृपया सैनिक का नाम सेट करें। और जैसा कि अपेक्षित था, उसे एक और सिस्टम संदेश मिला जिसमें नए व्यक्ति का नाम बताने को कहा गया। अब एक और नाइट ग्रेड शैडो सोल्जर सामने आया है। एक नाम है क्या? खैर, इसका चेहरा अब बागे के हुड के नीचे छिपा हुआ था, लेकिन फिर भी हाई ऑक्स और लंबे नुकीले दांत एक साथ चलते थे। नहीं, ठीक है, चलो इसका नाम फैंग्स रखें। उसे अलग से आदेश जारी करने की जरूरत नहीं पड़ी, बस इसके बारे में सोचने का मतलब था कि नए आदमी का नाम तय हो जाएगा। फैंग्स LV.1 कुलीन नाइट ग्रेड। सूचना विंडो में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर नया नाम दिखाई दिया। यदि उस जादूगर ने, जो मरने के क्षण तक पूर्णतया अहंकारी रहा, ये नाम सुन लिया होता, तो वह बेचारा वहीं पर बेहोश हो गया होता। लेकिन खैर, किसे परवाह है, वैसे भी ये पहले ही मर चुका था। अपने चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान के साथ जिन वू ने अपने छाया सैनिकों को याद किया। अब वह उनमें से लगभग 130 का भंडारण कर सकता था। हालांकि यह थोड़ा अफसोसजनक था, लेकिन उसे बाकी को वापस शून्य में लौटाना पड़ा। हालांकि इतना काफी है।
वह अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ वेदी से उतर गया, लेकिन फिर कई लोग उसकी ओर दौड़ पड़े। वे थे छापेमारी टीम के शिकारी, चा हेन, और अंत में मैचिंग काले बिजनेस सूट पहने हुए लोगों का एक समूह। जिन वू ने काले सूटों में से एक चेहरे को पहचान लिया। चीफ वू जिन चेओल कब आए? वू जिन चेओल की अभिव्यक्ति को देखकर उसने संभवतः शैडो सोल्जर्स को पूरी तरह से कार्रवाई में देखा था। मिस्टर सियोंग जिन वू, मिस्टर पोटर, सभी ने एक ही समय में उसे पुकारा, फिर उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। खैर, ये सब अच्छा और शानदार था कि उसे जी भर कर लड़ने का मौका मिला, क्योंकि अब उसके पास अपनी शक्तियों को छिपाने का कोई कारण नहीं था। लेकिन उद्धरण अब मुझे इससे कैसे बाहर निकलना चाहिए? जिन वू ने अपने आसपास मौजूद इन सभी लोगों को देखा और अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया। चैप्टर 92। वू जिन चेओल प्रतिक्रिया देने वाले पहले व्यक्ति थे। जब बाकी सभी लोग अपने आसपास दूसरों पर नजर रखने में व्यस्त थे, वह तेजी से सीधे जिन वू के पास चला गया, अपना पहचान पत्र निकाला और उसे सभी के देखने के लिए गर्व से प्रदर्शित किया। हम एसोसिएशन के निगरानी प्रभाग से हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उच्च रैंक वाले शिकारी थे या निम्न रैंक वाले। मॉनिटरिंग डिवीजन का नाम सुनने के बाद आप अनिवार्य रूप से तनावग्रस्त हो जाएंगे। और यह युक्ति सही थी। ये केवल एक संक्षिप्त क्षण के लिए था, लेकिन चाहे इनके एकमात्र अपवाद को छोड़कर हंटर्स गिल्ड के सदस्यों की अभिव्यक्ति में घबराहट का एक संकेत झलक गया। वू जिन चेओल ने इस मौके का फायदा उठाया और जो कहना चाहता था उसे जारी रखा। सियोंग जिन वू हंटर की पहचान की एसोसिएशन द्वारा सख्ती से रक्षा की जा रही है। यह अत्यधिक वर्गीकृत जानकारी है जिसे सार्वजनिक रूप से प्रकट नहीं किया जा सकता है। जिन वो केवल वू जिन चेओल की कुशल बकवास की प्रशंसा में स्तब्ध होकर पीछे खड़ा रह सका। उसकी अभिव्यक्ति और शब्द इतने स्वाभाविक लग रहे थे कि कोई भी आश्चर्यचकित हो सकता था कि क्या वह हर सुबह दर्पण या ऐसी ही किसी चीज को देखते हुए इसका अभ्यास करता था। मामला चाहे जो भी हो, उसकी मंशा दूसरे पक्ष तक जरूर पहुंच गई। उसी समय वू जिन चेओल ने अपनी आंखों से जिन वू को संकेत का हल्का सा संकेत भेजा। हम इस स्थान से बाहर निकलने पर अनावश्यक उपद्रव से बचने में आपकी सहायता करेंगे। जिन वू को पता नहीं था कि मॉनिटरिंग डिवीजन उसकी मदद क्यों कर रहा था, लेकिन चूंकि वे स्वेच्छा से परिणाम की देखभाल कर रहा था, तो क्या उसके पास अब मना करने का कोई कारण था? जिन वू ने सिर हिलाया। वैसे भी वह यही तो चाहता था। वू जिन चेओल के तेज तर्रार अधीनस्थों ने तुरंत अंगरक्षकों की तरह जिन वू को घेर लिया। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया उन्हें एसोसिएशन को भेजें। हम अब सियोंग जिन वू हंटर को एस्कॉर्ट करेंगे। उनकी आवाज में "हम आपकी कोई आपत्ति नहीं सुनेंगे" का सूक्ष्म निहितार्थ स्पष्ट था। वू जिन चेओल के कठोर रवैये के कारण, जो चट्टान को भी चकनाचूर कर सकता था, हंटर्स गिल्ड के सदस्यों के पास अपने सवालों पर लगाम लगाने और चुप रहने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या हम चलेंगे? मॉनिटरिंग डिवीजन के एजेंटों द्वारा बचाए जाने के दौरान जिन वू हंटर्स के पास से गुजरा। ठीक है, मैं आभारी हूं, लेकिन तभी कुछ अजीब सा लगा। चीफ वू जिन चेओल ने ऐसा कुछ क्यों किया जिसे करने के लिए पहले किसी ने उनसे नहीं कहा था? एक बार जब वे हंटर्स गिल्ड के सदस्यों से पर्याप्त दूरी पर पहुंच गए, तो जिन वू ने चुपचाप पूछा, आप अचानक ऐसा क्यों कर रहे हैं? किसी भी संयोग से क्या आप हंटर्स गिल्ड के साथ साइन अप करने के बारे में सोच रहे हैं? जिन वू ने अपना सिर हिलाया, जैसे कि वह जानता था कि ऐसा उत्तर पहले से ही आ रहा था। वू जिन चेओल ने तुरंत अपना उत्तर दिया। अभी आपने जो किया वह दक्षिण कोरिया के सबसे बड़े, सबसे धनी गिल्ड के लिए काम करने वाले कर्मचारियों के सामने उस तरह की शक्ति का प्रदर्शन करना था जो रैंक एस वर्गीकरण से अधिक है। यदि आप निकट भविष्य में कष्टप्रद मामलों से बचना चाहते हैं, तो यह तरीका सबसे अच्छा है। सचमुच, वह सही था। कोई भी यह नहीं बता सकता कि अमीर हंटर्स गिल्ड एक और रैंक एस हंटर को सुरक्षित करने के लिए किस हद तक जा सकता है। अन्य शिकारी हाथ उठाकर उसका स्वागत करेंगे, लेकिन जिन वू अलग था। हंटर एसोसिएशन की भी यही कहानी थी, और इसलिए एसोसिएशन के हित, जो एक विशिष्ट गिल्ड को बहुत अधिक शक्ति की एकाग्रता को रोकने की कोशिश कर रहे थे, और जिनवू के, जिसने गिल्ड की बाधा को कष्टप्रद पाया, बल्कि अच्छी तरह से पंक्तिबद्ध हो गए। चूंकि ये दूसरी पार्टी से आने वाली एक तरफा सद्भावना नहीं थी, बल्कि कुछ ऐसा था जिससे दोनों पक्षों को मदद मिलेगी, जिनवू को मौजूदा स्थिति से बिल्कुल भी असहजता महसूस नहीं हुई। खैर, एसोसिएशन की बदौलत चीजें अधिक सुविधाजनक हो गई हैं, क्योंकि इस मामले को अप्रत्याशित तरीके से काफी अच्छी तरह से सुलझा लिया गया था। जिनवू अपने होठों पर एक हल्की, लगभग अगोचर मुस्कान तैर गई। लेकिन जैसे ही वे बॉस रूम से हमेशा के लिए बाहर निकलने वाले थे, रुको, ग्रुप के पीछे से एक जरूरी कॉल आई। अनजाने में पीछे मुड़कर देखने पर जिनवू ने सोहन की हून को अपने बड़े कद वाले सहयोगी द्वारा समर्थित होते हुए उसकी ओर आते देखा।
उसके सभी बाहरी घाव पूरी तरह से ठीक हो गए थे, लेकिन उसका रंग पीला पड़ गया था क्योंकि उसका बहुत सारा खून बह गया था। हालांकि उसके लिए अभी न हिलना ही बेहतर होगा। जिन वू की चिंताओं के बावजूद सोहन की हून उसके सामने खड़े होने में कामयाब रहा। फिर उसने गहराई से प्रणाम किया। धन्यवाद। और उसने बिना कुछ रोके अपने मन की बात कहना शुरू कर दिया। आपका धन्यवाद, हम सभी अभी भी जीवित हैं। छापेमारी टीम की ओर से मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। यदि निगरानी प्रभाग के शिकारियों की बातों पर विश्वास किया जाए तो ये युवक किसी प्रकार की परिस्थितियों के बोझ तले दबता हुआ प्रतीत हो रहा था, जो उसे स्वयं को प्रकट करने से रोक रहा था। उस प्रकार की शक्ति के साथ ये बहुत अजीब नहीं होगा यदि उसके पास किसी प्रकार की अकथनीय परिस्थिति हो। तथापि सोहन की हून और छापेमारी टीम के बाकी सदस्यों की सहायता के लिए उसने अपनी पहचान उजागर होने का जोखिम उठाया। लेकिन क्या ये सब था? उसने कोई मुआवजा भी नहीं मांगा। वह आसानी से हंटर्स गिल्ड से राक्षसों की लाशों के लिए या छापेमारी टीम की जान बचाने की लागत के लिए अनुरोध कर सकता था, लेकिन वह बिना कुछ कहे पीछे हट गया। तो वह इस युवक के सामने कैसे नहीं झुक सकते? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसकी भावनाएं अब कच्ची हो रही थी। सोहन की हून ने एक बार फिर अपनी पीठ 90 डिग्री आगे झुका ली। उस अचानक हलचल के कारण उसका दुखता हुआ शरीर दर्द से चिल्लाने लगा, लेकिन वास्तव में उसे यह स्वागत योग्य लगा। जब उसने जिन वू को राक्षस को ठीक उसी अंदाज में मारते देखा जैसे पहले उसके साथ खिलवाड़ किया गया था, तो उसका दिल भावनाओं से भर गया था। उस पल को याद करना उसके लिए इस युवक को अनगिनत बार धन्यवाद देने के लिए पर्याप्त था। छापा मारने वाली टीम के शिकारियों ने अपने नेता को कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए झुकते देखा और अंततः अपनी स्तब्धता से बाहर आ गए। अगर यह वह आदमी न होता, वह हमारा रक्षक है ना? उस स्थिति में मुझे इस तरह स्तब्ध होकर खड़ा नहीं रहना चाहिए। वे करीब आने के लिए हड़बड़ाए और अपना सिर भी झुका लिया। धन्यवाद मिस्टर पोर्ट। नहीं, मेरा मतलब है हंटर महोदय। अगर यह आपके लिए नहीं होता तो हम। आपका धन्यवाद, मेरी पत्नी अब विधवा नहीं होगी। जब सोहन की हून ने इस कालकोठरी पर छापा मारने का फैसला किया तो एक युवा पुरुष शिकारी ने अपने कांपते हाथ दिखाए, रोते हुए चेहरे के साथ जिन वू के पास आया। क्षमा करें हंटर महोदय, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं वास्तव में आभारी हूं। क्या मैं आपको सिर्फ एक बार गले लगा सकता हूं? ये बहुत ज्यादा है यार। वह फिर से शुरू कर रहा है। कोई उससे रोके। ठीक है, फिर तुम मुझे गले क्यों नहीं लगाते? तुम मुझे धोखा दे रहे हो तो मुझे जाने दो। इस विशेष रैंक के कालकोठरी में प्रवेश करने के बाद पहली बार छापा मारने वाली टीम के सदस्यों को जी भरकर हंसने का मौका मिला। जिन वू ने इन शिकारियों को देखा और अंदर से संतुष्ट महसूस किया। उसने उनकी चापलूसी या उनकी प्रशंसा के लिए उनकी मदद नहीं की, लेकिन उनके वास्तविक धन्यवाद ने स्वचालित रूप से उसके होठों पर एक गर्म मुस्कान ला दी। जिन वो कोने से उछलते कूदते महिला शिकारी के पास चला गया। क्योंकि वह बहुत छोटी है, मैं उसे पहचानने में लगभग असफल रहा। जब उसने उस मेमो को आगे बढ़ाया जो उसने उसे पहले दिया था, तो महिला हीलर शर्मा गई और उसे अपने दोनों हाथों से प्राप्त कर लिया। तुम्हें धन्यवाद। हालांकि अंदर ही अंदर वह खुद को डांट रही थी। फिर मैंने उससे ये शर्मनाक बातें क्यों कहीं? अब उसके पास बिस्तर पर जाने से पहले अपनी चादर को लात मारने का एक और कारण था, अगर कभी भी उसे भविष्य में आज की घटना याद आती। मिस्टर पोर्टर के दृष्टिकोण से, जो कालकोठरी के मालिक को आसानी से मुक्का मारकर मौत के घाट उतार सकता था, वह वास्तव में मजाकिया लग रहा हो जब उसने एक मेमो सौंपते हुए कहा होगा कि इसमें उसकी अंतिम इच्छा है। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और पाया कि सौभाग्य से वह उस पर उपहास नहीं कर रहा था। नहीं, वास्तव में वह उससे थोड़ा सख्त स्वर में बात करने लगा। मिस हीलर। हाँ, महिला हीलर ने तुरंत अपना चेहरा ठीक कर लिया, जैसे किसी छात्र को उसके खराब व्यवहार के लिए डांटा गया हो। आज से कृपया छापेमारी टीम के सामान के अंदर अपना निजी सामान रखने से बचें। ये केवल वॉल्यूम बढ़ाने का काम करता है। मुझे क्षमा करें। महिला हीलर पूरी तरह से अवाक हो गई, उसकी आंखें गोल बटन बनाने के लिए खुल गईं। जिन वो संतुष्टि से मुस्कुराया। उसने वह सब कह दिया जो वह कहना चाहता था, और ऐसा लग रहा था कि दूसरे पक्ष ने भी अपने मन में सब कुछ कह दिया था। इसलिए घबराई हुई महिला हीलर को अपने पीछे रखकर वह चुपचाप वहां से जाने के लिए मुड़ा। जैसे ही जिन वू ने चलना शुरू किया, मॉनिटरिंग डिवीजन के एजेंट एक इकाई में एक साथ चले गए, जैसे कि वे इसका पूर्वाभ्यास कर रहे हों। हालांकि एक अपवाद था। केवल चाहे इन जिन वू से कुछ कहने में विफल रही थी और उसने उस तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन अंत में हार मान ली। मैं उससे उसका संपर्क नंबर मांगना चाहता थी। वह बस उससे पूछना चाहती थी कि क्या उसे उससे बात करने के लिए कुछ समय मिल सकता है।
हालांकि अगर उसने उससे पूछा कि वर्तमान स्थिति अभी तक ठीक नहीं हुई है तो उसे गलत समझा जा सकता है। ये तब था। एक महिला शिकारी चाहे इन की ओर चली गई। माफ करें वाइस चीफ। हाँ, जब चाहे इन ने मुड़कर देखा तो महिला शिकारी ने उसके हाथ की ओर इशारा किया। तुम कुदाल क्यों ले जा रही हो? चाहे इन की नजर कुदाल के सिर की ओर चली गई और उसका चेहरा तेजी से शर्माने लगा। उसने झट से कुदाल नीचे कर दी और सावधानी से पूछा, तुम्हें लगता है कि उसे मैं अजीब लगी? महिला शिकारी, एक जादूगरनी, ने अपना सिर झुकाया और वापस पूछा, किसने कहा? और इससे न केवल चाहे इनका चेहरा बल्कि उसकी गर्दन भी लाल रंग की गहरी छाया में लाल हो गई। जब वे गेट से बाहर आए, वू जिन चेओल ने अपनी कलाई घड़ी पर नजर डाली और जिन वू से पूछा, हम एसोसिएशन में लौटने की योजना बना रहे हैं, लेकिन ठीक है, यदि यह आपके लिए ठीक है तो आप हमारे साथ क्यों नहीं चलते और रात्रिभोज के लिए एसोसिएशन अध्यक्ष के साथ शामिल होते? अब समय क्या है? शाम के 5:15 बजे हैं। उद्धरण चिन्ह। हालांकि वह इसे करीब से काट रहा था, उसे समय पर वादा किए गए स्थान पर पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। जिन वू ने विनम्रतापूर्वक वू जिन चियोल के निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। मुझे माफ करें, मैंने पहले ही एक वादा कर लिया है। यू जिन हो ने कई बार गहरी सांस लेकर अपनी शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश की, जैसा कि उसने एक फिल्म में देखा था। मेरा भाग्य का समय निकट आ रहा है। दरअसल बड़े भाई की पसंद यू जिन हो के भाग्य का फैसला करेगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था और कुछ दिन पहले की तुलना में वह और भी अधिक घबराहट महसूस कर रहा था जब वह यूजिन गिल्ड मास्टर बनने के अधिकार के लिए अपने पिता के साथ बातचीत कर रहा था। आइए अपने मूल उद्देश्य पर वापस जाएं। मेरा मूल उद्देश्य यह कोई संयोग नहीं था कि उसने अपनी योजना का प्रस्ताव देने के लिए ठीक उसी कैफे को चुना जहां वह पहली बार बड़े भाई से मिला था। बड़े भाई की मदद के बिना मैं अभी यहां भी नहीं होता। ऐसा सोचते सोचते वह कैफे के अंदरूनी हिस्से में इधर उधर देखने लगा और उसे यह जगह एक नई रोशनी में नजर आने लगी। संयोगवश उसने जो तालिका चुनी वह पिछली बार की तरह ही थी। दरवाजे की घंटी के साथ जिन वू ने कैफे में प्रवेश किया। बड़े भाई यू जिन हो ने जिन वू को खोजा और चेहरे पर स्वागत भरी मुस्कान के साथ अपनी सीट से उठा। उसने झुककर अभिवादन किया। जिन वू ने सिर हिलाकर एक साधारण सा अभिवादन किया और यू जिन हो के विपरीत दिशा में बैठ गया। उसके बाद वह बैठ गया। तो आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? यू जिन हो ने अपना सिर उठाया, तभी उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। बड़े भाई आपके कपड़े। ओह ये हाई ऑक्स को मारने के तुरंत बाद जिन वो यहाँ दौड़कर आया था, इसलिए उसके कपड़े काफी गंदे थे। उसकी शर्ट पर मरते हुए हाई ऑक्स के खून के धब्बे भी थे। वह ऐसे बोला जैसे चिंता की कोई बात ही नहीं थी। मैं सीधे कालकोठरी से आ रहा था, इसीलिए। यू जिन हो एक बार फिर आश्चर्यचकित रह गया। बड़े भाई जैसे किसी व्यक्ति की तुलना में वह कुछ भी नहीं था। गिल्ड मास्टर लाइसेंस प्राप्त करने के बाद यू जिन हो ने केवल शराब पीकर और पार्टी करके समय बर्बाद किया। लेकिन इस बीच बड़े भाई ने क्या किया? उसके पास अविश्वसनीय शक्ति थी, फिर भी उसे अपनी कला को और निखारने के लिए कालकोठरी में प्रवेश करने का समय मिल गया। अचानक यू जिन हो को खुद पर शर्म महसूस हुई, जैसी कि बड़े भाई से उम्मीद थी। और साथ ही वो बड़े भाई को अब और भी अधिक सम्मान देता था। जिन वू ने अपने कपड़ों पर लगे खून को पोंछने की जहमत क्यों नहीं उठाई, इसका कारण शायद ये था कि वह इतना आश्वस्त और स्पष्टवादी था कि उसे अपनी प्रशिक्षण प्रक्रिया को छिपाने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। खैर, आखिरकार लड़ाई का सबूत सम्मान के पदक की तरह होगा जो उसने अपने दोनों हाथों से अर्जित किया था। यू जिन हो की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। वह बड़े भाई के निर्णय का पालन करने के लिए तैयार था, भले ही वह कोई भी दिशा ले। इसलिए उसे साफ सुथरा होना चाहिए और कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। बड़े भाई वास्तव में यू जिन हो ने कुछ भी नहीं छोड़ा और अपने पिता के साथ बातचीत के दौरान जो कुछ भी हुआ उसने जिन वू को बताया। यहाँ तक कि गोहम्योग हवान की गवाही की घटना से भी इस सच्चाई का पता चला कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के शिकारियों को किसने बचाया था। रेड गेट की घटना भी। वो अंकल कुछ फालतू काम कर रहे हैं। फिर भी उस आदमी ने जिन वू के लाभ के लिए ऐसा किया, इसलिए वह उस पर क्रोधित नहीं हो सका। शायद यही कारण था कि जब यू जिन हो रेड गेट घटना के बारे में बात कर रहा था तो उसकी अभिव्यक्ति सामान्य से कुछ अधिक चमकदार थी। किसी भी स्थिति में जिन वू को पता था कि यू जिन हो यहाँ क्या कहना चाह रहा था। तो यूजिन गिल्ड का नया मास्टर बनने के लिए आपको मेरी मदद की जरूरत है, क्या ये सही है? अपनी सारी बात खत्म करते हुए यू जिन हो ने शांति से जिन वू के उत्तर की प्रतीक्षा की। वह बेचैन नहीं हुआ या मीठी मीठी बातें करने की कोशिश नहीं की जैसे वह सामान्य तौर पर करता है। ठीक है, आखिरकार मैं यहाँ बड़े भाई से बात कर रहा हूँ।
यू जिनहो निश्चित रूप से सब कुछ जिनवू के निर्णय पर छोड़ने के बारे में सोच रहा था। जब तक यू जिनहो की चिंताएं गहरी थी तब तक चुप रहे। जिनवू ने अंततः अपनी निगाहें उठाई। अरे जिनहो, मैं हूं। यू जिनहो ने अपनी सूखती हुई लार निगल ली। हंटर्स गिल्ड के अध्यक्ष चोई जोंग इन को एक निश्चित फोन आया। इसका उत्तर देने के बाद वह जो कर रहा था उसे छोड़कर अपने निजी कक्ष में चला गया और फोन पर जोर जोर से चिल्लाने लगा। वह क्या था? सियोंग जिनवू कल और आज हमारी छापेमारी के दौरान मौजूद था। नव प्रकटित रैंक एस हंटर सियोंग जिनवू। ऐसे व्यक्ति ने खुद को चोई जोंग इन के अपने गिल्ड के सामने पेश करने का फैसला किया, फिर भी वह इस पर ध्यान देने में भी क्यों असफल रहा? यह अपने घर में घुसने को इच्छुक सुनहरे हंस को लात मारकर भगाने जैसा ही था। यह उसके बाल उखाड़ने के लिए काफी था, लेकिन क्या बात है, वह कल खनन टीम के लिए काम कर रहा था और आज वह सामान ले जा रहा था। उस रहस्योद्घाटन को सुनने के बाद उसे न जानने का मतलब समझ में आया। ठीक है, फिलहाल हमें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए कि उसने जो किया वह क्यों किया। उसे यह एहसास हुआ कि उस रहस्य पर पसीना बहाने से उसे केवल माइग्रेन का मामला मिलेगा और चबाने के लिए कोई ठोस जवाब नहीं मिलेगा। इसके अलावा यह बिल्कुल भी महत्वपूर्ण नहीं था। व्हाइट टाइगर के बाद हम शिकारियों पर भी अब उस आदमी का एहसान है। दरअसल वे सेओंग जिनवू के ऋणी थे। चोई जोंग इन उस आदमी का पता लगाने की कोशिश करने से पहले उससे जितना हो सके उतनी बराबरी से बात करना चाहता था, लेकिन अब उसकी स्थिति व्हाइट टाइगर से अलग नहीं थी। फिर भी मुझे 10वीं रैंक एस के अस्तित्व के बारे में किसी और से पहले पता चला, तो ये कुछ बात है। ये सही है। यहाँ अधिक महत्वपूर्ण मुद्दा यह नहीं था कि उसके गिल्ड को उस व्यक्ति की सहायता मिली, बल्कि यह जानना था कि उसकी क्षमताएं क्या थी। शिकारी सियोंग जिनवू वह किस प्रकार का शिकारी था? जैसे ही उसने फोन लाइन के दूसरी ओर से आ रहे स्पष्टीकरण को सुना, चोई जोंग इन ने उत्तरोत्तर कम बात करना शुरू कर दिया। जिस व्यक्ति से वह अभी बात कर रहा था वह हंटर जिसने रेड टीम के कप्तान सोहन की हून की भूमिका निभाई थी, वह ऐसा व्यक्ति नहीं था जो किसी ऐसी चीज के बारे में झूठ बोलेगा जो घटित ही नहीं हुई थी, या किसी मामूली बात को बड़ा चढ़ाकर पेश करेगा। वो बहुत बड़ी बात थी। फिर भी चोई जोंग इन ने स्पष्ट रूप से पूछा, क्या तुम मुझे सच बता रहे हो? जी श्रीमान, मैंने बस इतना ही देखा। उसने बस इतना ही देखा। क्या इसका मतलब यह है कि और भी कुछ हो सकता है? यदि सियोंग जिनवू इतना शक्तिशाली होता तो यदि आप उसकी तुलना मुझसे करते हैं तो ये कैसा रहेगा? हालांकि तब वह थोड़ा बचकाना लग सकता था, लेकिन किसी की ताकत का पता लगाने का इस सवाल से बेहतर कोई तरीका नहीं था। सोहन की हून को आगे बढ़ने से पहले थोड़ा समय लगा। अध्यक्ष, क्या आप अकेले उच्च श्रेणी रैंक के कालकोठरी में अकेले रह सकते हैं? नहीं, यह असंभव है। हालांकि उस आदमी ने ठीक वैसा ही किया। यहां तक कि उसने चाहंटर महोदया की भी सहायता लेने से मना कर दिया। चाहे इन भी वहां थी। कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसका वहां होना चिंता की कोई बड़ी समस्या नहीं थी। क्या इसकी संभावना है कि कालकोठरी उच्च ग्रेड रैंक के नहीं थी? अगर ऐसा नहीं होता तो हमें इतनी दिक्कत नहीं होती सर। उस आदमी ने हम सभी को बचा लिया। चोई जोंग इनको अक्सर अल्टीमेट वेपन कहा जाता था। एक निश्चित दृष्टिकोण से कोई ये तर्क दे सकता है कि इस स्थिति में उसकी पूरी तरह से उपेक्षा की जा रही थी, लेकिन खट्टा महसूस करने के बजाय उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। चाहेन और फिर सियोंग जिनवू। ये सुनहरा मौका था कि केवल सियोंग जिनवू की क्षमताओं के दम पर उनका गिल्ड दक्षिण कोरिया, एशिया और पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो सकता है। अध्यक्ष चोई, मैं जानता हूं कि मैं आपको गिल्ड चलाने के बारे में सलाह देने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन सोहन की हून निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपने स्टेशनों से आगे जाकर गिल्ड के बारे में अपना मुंह चलाता था। इसलिए चोई जोंग इन और भी अधिक उत्सुक हो गया कि वह आगे क्या कह सकता है। नहीं, ठीक है, कृपया बोलें। वह आदमी, आपको हमारे गिल्ड में सेओंग जिनवू हंटर की खोज करनी चाहिए। उसके साथ आपका सपना हकीकत बन सकता है। चोई जोंग इन का दिल तेजी से धड़कने लगा। बोलते समय उसने अपनी कांपती आवाज को छुपाने की बहुत कोशिश की। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। कोरियन हंटर्स एसोसिएशन के मुख्य भवन के सामने री मिन सियोंग के रैंक असाइनमेंट टेस्ट को कवर करने के लिए आने वाले पत्रकारों के समुद्र ने एसोसिएशन भवन के सामने एक शिविर स्थापित किया था। दक्षिण कोरिया के अपने री मिन सियोंग, जिन्हें अक्सर एशिया का शीर्ष सुपरस्टार कहा जाता है, हंटर बन गए हैं। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज पूरी दुनिया के कैमरे यहीं पर फोकस थे। खाली जगह को इतना अधिक महत्व दिए जाने के बाद पत्रकारों ने एक दूसरे के साथ घबराहट की लड़ाई शुरू कर दी। माफ करें, हमने पहले ही यह स्थान आरक्षित कर लिया है। अरे दोस्त, आप अंधे हैं? क्या आप नहीं देख सकते कि आज कितने लोग आए?
आपकी या मेरी जगह की परवाह किसे है? आपका स्थान वह है जहां आप खड़े हैं। इस बीच री मिन सियोंग के चेहरे पर एक पूरी मुस्कान उभर रही थी जब वह एसोसिएशन भवन के अंदर खड़े होकर पहुंच मार्ग तक फैले पत्रकारों के समुद्र को खिड़की से देख रहा था। वास्तव में इतने सारे लोगों का आना बिल्कुल सही लगता है। जानबूझकर समय बर्बाद करना और जनता का ध्यान आकर्षित करना आज निश्चित रूप से फायदेमंद रहा। क्षमा करें मिस्टर मिन सेओंग, ये कल की हेडलाइन होगी, लेकिन आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? दक्षिण कोरिया के शीर्ष अखबार के रिपोर्टर ने री मिन सियोंग को कल के पहले पन्ने की पांडुलिपि दिखाई और पूछा, क्या आपको नहीं लगता कि इसे शीर्षक के रूप में इस्तेमाल करना थोड़ा नीरस है? आपको ऐसा लगता है? ये कैसे है? वह आदमी जिसके पास सब कुछ है, री मिन सियोंग, वह अब मानवता से परे शक्ति को पकड़ लेता है। लेकिन अगर हम इस तरह एक मजबूत लीड इन का उपयोग करते हैं तो क्या आपको नहीं लगता कि पाठकों का एक हिस्सा असहज महसूस करेगा? ठीक है, मैं यहाँ अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ, और इसके अलावा दक्षिण कोरिया में सही दिमाग वाला कोई भी व्यक्ति मेरे बारे में बकवास बात नहीं करेगा। मेरा मतलब है, आखिरकार मीडिया और मेरे प्रशंसक दोनों अपनी आंखें खोलकर करीब से देख रहे हैं। ठीक है, समझ गया, हम उसी के साथ चलेंगे। मैं आपकी देखभाल में रहूंगा। री मिन सियोंग ने अच्छे स्वभाव से अपना सिर झुकाया, लेकिन जब उसने इसे फिर से उठाया तो उसके चेहरे पर गहरी उदासी छा गई। अंत में वह वही करेगा जो मैंने उससे कहा था, तो उसे इतनी बकवास करने की जरूरत क्यों है? तभी दो आयातित लग्जरी सेडान एसोसिएशन के पार्किंग स्थल पर पहुंची। दो आदमी लगभग एक ही समय में अपनी अपनी कारों से बाहर निकले। वे कोई और नहीं बल्कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के बेक यूनहो और हंटर्स गिल्ड के चोई जोंग इन थे। उस ओर देखो, ये बेक यूनहो है, चोई जोंग इन भी यहाँ है। एसोसिएशन भवन के सामने के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने वाले सभी पत्रकार इन दोनों व्यक्तियों के पक्ष में दौड़ पड़े। बेक यूनहो और चोई जोंग इन दोनों ने नाखुशी से भौहें चढ़ा ली। इन पत्रकारों को क्या हो रहा है? आज इतना अव्यवस्थित क्यों है? कैमरे के फ्लैश बंद होने की आवाजें जोर जोर से आ रही थी। अनगिनत पत्रकारों ने इन दोनों व्यक्तियों को घेर लिया और सवालों की झड़ी लगा दी। क्या आप दोनों मिस्टर री मिन सेओंग का पता लगाने के लिए एसोसिएशन का दौरा कर रहे हैं? दक्षिण कोरिया का प्रतिनिधित्व करने वाले हंटर्स के रूप में आप मिस्टर री मिन सियोंग के मनोरंजन उद्योग से संभावित रूप से सेवानिवृत्त होने के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है मिस्टर री मिन सियोंग की रैंक क्या होगी? कृपया मिस्टर री मिन सियोंग पर अपने विचार साझा करें। मशहूर गुस्सैल बेक यूनहो ने अपने हाथ इधर उधर लहराए जैसे कि उसे ये सब कष्टप्रद लग रहा हो। मैं उस आदमी की वजह से यहाँ नहीं हूँ। मेरे पास कहने के लिए और कुछ नहीं है। जबकि चोई जोंग इन ने भावुक होकर तथ्यों को बताया। इस मामले से संबंधित किसी भी व्यक्ति को अब तक पता चल जाएगा कि मिस्टर री मिन सियोंग ने पहले ही रीपर्स गिल्ड के साथ अनुबंध कर लिया है। मैं आज एक असंबंधित मामले पर एसोसिएशन का दौरा कर रहा हूँ। ऐसे जवाब सुनने के बाद जो उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, पत्रकार अंदर ही अंदर बड़बड़ाए और पलट गए। क्या बकवास है? और मैंने सोचा कि मेरे पास एक रसदार नई कहानी हो सकती है। मैं बिना किसी खतरे के उत्साहित हो गया। फिर भी उनमें से किसी ने भी रैंक एस हंटर्स की एक जोड़ी के सामने अपना असंतोष व्यक्त करने की हिम्मत नहीं की। रिपोर्टर अपने स्थानों पर लौट आए और री मिन सियोंग के एक बार फिर उभरने का इंतजार करने लगे। एक बार जब पत्रकारों ने उन्हें अकेला छोड़ दिया तो बेक यूनहो और चोई जोंग इन ने एक दूसरे की ओर देखा। बेक यूनहो ने सबसे पहले अपने समकक्ष का अभिवादन किया। मैंने कहानी सुनी। हंटर्स गिल्ड कल भी लगभग एक बड़ी उलझन में फंस गया था। या तो मैं सुनता हूं। यहां तक कि उन्होंने जानबूझकर टू शब्द पर भी जोर दिया। ठीक है, यह कोई बड़ी उलझन नहीं थी इसकी तुलना में कि कैसे व्हाइट टाइगर को अपनी नौसिखिया रैंक एक खोनी पड़ी। दोनों व्यक्तियों के बीच की तनातनी की लड़ाई उतनी ही भयंकर थी जितनी पत्रकारों के बीच हो रही थी। बेक यूनहो वहां थोड़ा नाराज हुआ, लेकिन आखिरकार उसने धीरे से आह भरी और बोला, किसी भी मामले में शिकारी और हम दोनों उस आदमी के कर्ज में हैं। कल लेडी लक ने सचमुच हमें चूमा। अगर वह वहां नहीं होता तो मेरी दूसरी विशिष्ट टीम का सफाया हो गया होता। भले ही दोनों व्यक्ति उस व्यक्ति का नाम जानते थे, लेकिन इसका उल्लेख न करना उनके बीच की घबराहट की लड़ाई का अंतिम कार्य माना जा सकता है। चोई जोंग इन एक कदम और करीब आ गया। इसलिए सिद्धांततः मैं निश्चित रूप से उस व्यक्ति को हमारे गिल्ड में लाना चाहूंगा। बेक यूनहो पीछे नहीं हटा। वह और चोई जोंग इन इतने करीब आ गए कि उनके माथे लगभग एक दूसरे से टकराने लगे। उन्होंने कहा, हमें हताहत भी होना पड़ा। हमारे लड़ाकू बल को फिर से भरने की आवश्यकता को देखते हुए, क्या आप इस बात से सहमत नहीं होंगे कि हमारे साथ शामिल होने वाला व्यक्ति अधिक मायने रखता है?
आप अपनी लड़ाकू शक्ति को बढ़ाने के लिए एस रैंक की भर्ती करके क्या करने की योजना बना रहे हैं? क्या आप उत्तर कोरिया या कुछ और पर आक्रमण करने के बारे में सोच रहे हैं? आप कैसे हैं? आपको कब से प्रिंसिपलों की चिंता होने लगी और आप यहां अपने प्रिंसिपलों के बारे में बात करना पसंद करेंगे? दोनों आदमियों की आंखों से आग की लपटें निकलने लगी। रीपर्स गिल्ड के मास्टर इम ताए ग्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस के समय का मिलान करने के लिए अभी एसोसिएशन भवन में पहुंच रहा था। जब उसने उन दोनों को एक दूसरे पर गुर्राते हुए देखा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। क्या इसके लिए कोई पुरानी कहावत नहीं थी? क्या यह नहीं हुआ, अंडे सेने से पहले मुर्गियों की गिनती करना या ऐसा ही कुछ? इम ताए ग्यू के लिए यह निश्चित रूप से एक रोमांचक विकास था, क्योंकि अब तक संसाधनों को सुरक्षित करने की कोशिश में वह हमेशा अपने 2 गिल्डों से हार गया था। उसने पूरी कोशिश की कि उसके होठों के कोने ऊपर न उठे और दोनों व्यक्तियों के पास आ गया। वहां 2 गिल्ड अध्यक्ष हैं। मुझे आशा है कि आप मेरे मिन सियों पर वैसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। और फिर बेक यूनहो और चोई जोंग इन दोनों का सिर एक ही समय में इम ताए ग्यू की ओर घूम गया। वास्तव में यह बताना कठिन था कि प्रथम कौन था। आखिर इस मूर्ख के साथ क्या हो रहा है? मैं इस रीमिन सियोग या रीमिंगन या जो भी हो, उसके बारे में कोई संदेह नहीं रखता। इम ताए ग्यू आश्चर्य से कांप उठा और एक कदम पीछे हट गया जब 2 डरावनी निगाहें सीधे उस पर पड़ी। इन 2 घटिया लोगों को अचानक क्या हो गया? यह क्या है? चोई जोंगिन और बेक यूनहो भी। री मिन सियो गहराई से मुस्कुराया। जब वे अनुबंध पर हस्ताक्षर के दौरान मिले तो वह पहले से ही चेयरमैन इम ताए ग्यू से परिचित था। री मिन सियोग ने रीपर्स गिल्ड के साथ साइन अप किया, जिसकी देश के शीर्ष 2 गिल्डों की उपेक्षा करते हुए इसके पूर्व गौरव का प्रतीक होने के लिए आलोचना की गई थी। यह उनकी ओर से एक सोचा समझा कदम था। मेरा मतलब है, इसके साथ मैं वंचितों के लिए खड़े होने के इच्छुक व्यक्ति की छवि का आनंद लूंगा। ईमानदारी से कहें तो मशहूर हस्तियां अपनी सार्वजनिक छवि के दम पर जीवित रहीं, और री मिन सियोग वास्तव में उसके रखरखाव के बारे में सावधानीपूर्वक था। कोरिया में सर्वश्रेष्ठ गिल्ड मेरे लिए लड़ रहे हैं। वह इस हंटर जीवन शैली को लंबे समय तक जारी रखने के बारे में नहीं सोच रहा था, लेकिन फिर भी उस दृश्य ने स्वाभाविक रूप से उसे अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराया। इसके तुरंत बाद उनका मैनेजर रिसेप्शन क्षेत्र में दाखिल हुआ। मिन सियोग, वे कहते हैं कि वे अब तैयार हैं। चलो चले और प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। ठीक है। मैनेजर ने मोर्चा संभाला। उसने सामने का कांच का प्रवेश द्वार खोला और री मिन सियोग को एसोसिएशन भवन से बाहर आने की अनुमति दी। अंतहीन शटर क्लिक के डरावने शोर में कैमरे की चमक फूट पड़ी। जैसा कि वह हर दिन करता था, री मिन सियोग ने अपने आसपास मौजूद सैकड़ों लेंसों की ओर एक नकली मुस्कान बनाई। ये तब था जिन वो आखिरकार एसोसिएशन के मोर्चे पर पहुंचा। जैसा कि उसे बताया गया था, वह 3 दिन बाद एसोसिएशन में रुक रहा था। यहां इतना शोर क्यों है? हालांकि ऐसा नहीं लग रहा था कि मौजूदा परिस्थितियों में वह एसोसिएशन में प्रवेश कर पाएगा। बेशक इन लोगों के आसपास जाने के बहुत सारे तरीके थे, जैसे स्टील थक का उपयोग करना, या पत्रकारों के ऊपर से कूदना, या यहां तक कि पीछे का प्रवेश द्वार ढूंढना। लेकिन फिर उसकी पुनर्मूल्यांकन परीक्षा 3 दिन पहले ही आरक्षित कर दी गई थी, इसलिए पत्रकारों की इस दीवार से बचने के लिए उसे पीछे के प्रवेश द्वार से जाने का मन नहीं हुआ। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई अपराध या कुछ और किया है। उसके पास सामने के दरवाजे का उपयोग न करने का कोई कारण नहीं था। इसके बाद जिनवू पत्रकारों की खचाखच भरी भीड़ को दूर करने के लिए आगे बढ़ा और अपने लिए रास्ता बनाया। मैं आ रहा हूं। तुम क्या कर रहे हो? क्या बकवास है? तुम्हारे साथ क्या गलत है? यह एक रैंक एस हंटर की शारीरिक ताकत थी। सभी पत्रकारों को असहायता से दूर धकेल दिया गया। उनके चेहरों पर गहरी झुर्रियां पड़ गईं। पलक झपकते ही आगे का रास्ता खुल गया और जिन वो एसोसिएशन के सामने के प्रवेश द्वार की ओर जाने वाली सीढ़ियां चढ़ सकता था। हालांकि इससे पहले कि वह एक और कदम उठा पाता, एक बड़े मांसल व्यक्ति ने अचानक जिनवू का रास्ता रोक दिया। वह री मिन सियोग का प्रबंधक था। जैसे ही वह खतरनाक तरीके से गुर्राने लगा, उसकी भौहें ऊपर उठ गईं। आखिर आप हैं कौन? आप एसोसिएशन के लिए काम करते हैं या कुछ और? जिनवू ने अपनी निगाहें हटाने की जहमत नहीं उठाए और अपना सिर हिलाने से पहले प्रबंधक की ओर घूरकर देखा। क्या आप इस कमीने को देखेंगे? मैनेजर की मोटी भौहें कांप उठी। क्या आप उन सभी पत्रकारों को अपने पीछे नहीं देख सकते? जिनवू ने पत्रकारों पर एक छोटी सी नजर डाली। वे सभी उसे दुखी दृष्टि से देख रहे थे। यहां तक कि जिनवू भी समझ गया कि वे यहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं था कि उन्होंने पूरा प्रवेश द्वार किराए पर दे दिया था। क्या उन्होंने ऐसा किया है? किसी निजी व्यक्ति को पत्रकारों को भगाने का कोई अधिकार नहीं था, और इसके विपरीत उन्हें भी उसे भगाने का कोई अधिकार नहीं था।
वह सामान्य ज्ञान था। वहां बहुत सारी आंखें देख रही थीं और जिनवू विशेष रूप से यहां अपनी आवाज नहीं उठाना चाहता था, इसलिए वह इस बेवकूफ को नजरअंदाज कर रहा था और ठीक से चल रहा था। लेकिन उस पल, वहां वापस जाओ जहां से आए हो। आप यहां से नहीं जा सकते। दफा हो जाओ। मैनेजर ने फिर से रास्ता रोका और जिनवू की छाती को दूर धकेलने की कोशिश की। जिनवू की आंखों की रोशनी तुरंत बदल गई। वह क्या था? मैनेजर को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह एक हाथापाई प्रकार का रैंकडी अवेकेट था और उसने इस युवा गुंडे को शर्मिंदा करने के पूरे इरादे से उसे दूर धकेल दिया। लेकिन वह आदमी मौके से हिला तक नहीं, जैसे कि उसके पैरों को जमीन पर कीलों से ठोक दिया गया हो। प्रबंधक ने पर्याप्त बल प्रयोग किया था जिससे एक सामान्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो सकता था। जिनवू भी इस तथ्य को अच्छी तरह से जानता था। यही कारण है कि उसने नी शब्द घूर कर देखा और केवल इतना ही प्रबंधक के चेहरे का सारा रंग धीरे धीरे फीका करने के लिए पर्याप्त था। क्या भला है? उस आदमी का मामला क्या है? क्या हुआ? क्या वे लड़ने जा रहे हैं? उपस्थित सभी पत्रकारों ने महसूस किया कि माहौल अजीब हो रहा है और वे बहुत तेजी से शोर मचाने लगे। मैनेजर के चेहरे से ठंडा पसीना निकल रहा था। यदि कोई नहीं देख रहा होता तो वह पहले ही मान गया होता और एक तरफ हट गया होता। हालांकि पत्रकारों की परवाह न करें, उसका नियोक्ता री मिन सियोग इस समय उन्हें पीछे से देख रहा था। री मिन सियोग मैनेजर के करीब गया और गहरी भौं के साथ फुसफुसाया, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी करो और इस हारे हुए व्यक्ति से छुटकारा पाओ। यदि उसने यहाँ कोई लज्जास्पद दृश्य दिखाया तो निस्संदेह उसकी नौकरी चली जाएगी। मैनेजर के हाव भाव भद्दे हो गए और उसने अपनी आवाज ऊंची कर दी, तुम यहां से नहीं गुजर सकते, इसलिए पहले ही दफा हो जाओ। और किसने कहा कि आप इस तरह प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर सकते हैं? जवाब मैनेजर के सामने से नहीं बल्कि पीछे से आया। मैनेजर ने तुरंत अपना सिर घुमाया। हंटर एसोसिएशन के अध्यक्ष गो गनहुई कांच के दरवाजों के सामने खड़े थे। पत्रकारों की निगाहें और अधिक गोल हो गईं। वे इतने सदमे में थे कि वे अपने कैमरे चलाना भी भूल गए। जी गोह गनहुई, राष्ट्रपति गोह गनहुई यहाँ है। किसी पूर्णतया अप्रत्याशित व्यक्ति के प्रवेश से एक बार अराजक हलचल वाला माहौल तुरंत ठंडा हो गया। गोह गनहुई सीधे सीढ़ियों तक चला गया और बोला, ये सज्जन मेरे अतिथि हैं। और फिर गोह गनहुई ने री मिन सियोग को घूर कर देखा। मुझे आशा है कि आप भूले नहीं होंगे कि आपको इस स्थान पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की अनुमति किसने दी थी, मिस्टर री मिन सियोग। री मिन सियोग ने तुरंत अपनी बुद्धि वापस पा ली। ओ बिल्कुल सर। हंटर के रूप में पहले दिन वह एसोसिएशन के अध्यक्ष के पक्ष से बाहर हो जाता है और प्रेस कॉन्फ्रेंस का स्थान खो देता है। री मिन सियोग इस तरह के अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता था जब अभी बहुत सारी निगाहें उसे देख रही थीं। री मिन सियोग ने भौहें चढ़ा दी और तुरंत अपने प्रबंधक को संकेत दिया। वह मोटा आदमी गोह गनहुई और जिनवू दोनों के सामने थोड़ा झुका और स्वेच्छा से एक तरफ हट गया। कृपया मेरे पीछे आओ सेओंग जिनवू। यहां तक कि जब तक गोह गनहुई के मार्गदर्शन में जिनवू एसोसिएशन भवन में गायब नहीं हो गया, तब तक एकत्रित पत्रकार अपने भ्रम को बिल्कुल भी छिपा नहीं सके। वह सब किसके बारे में था? वह आदमी कौन था और एसोसिएशन अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से उसका स्वागत करने क्यों आ रहे हैं? क्या कोई जानता है कि वह आदमी कौन है? पत्रकारों को निराशा हुई और उन्होंने आवाज उठाए, लेकिन उन्हें जवाब देने वाला कोई नहीं था। चैप्टर 93। री मिन सियोग की अभिव्यक्ति तुरंत कठोर हो गई। एक रहस्यमय व्यक्ति जो पत्रकारों की भीड़ के बीच से निकल गया, और फिर एसोसिएशन के अध्यक्ष गोह गनहुई जो व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति को इमारत में ले जाने के लिए बाहर आए। राष्ट्रपति गोह गनहुई का आज के बाकी दिनों का कार्यक्रम कैसा रहेगा? मैंने सुना है कि उसने सुबह के लिए सब कुछ रद्द कर दिया है। क्या आप मुझे बता रहे हैं कि एसोसिएशन के अध्यक्ष ने उस आदमी के लिए पूरी सुबह की नियुक्तियां रद्द कर दी? उन दो व्यक्तियों के अचानक प्रवेश के बाद ये स्थान बहुत अशांत हो गया था और वर्तमान स्थिति अब प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए उपयुक्त नहीं थी। लेकिन आज के आयोजन के लिए री मिन सियोग ने कितना प्रयास किया। उसने कीड़े चबा रहे एक आदमी के भाव से अपने मैनेजर की ओर घूर कर देखा। अरे बेवकूफ मैनेजर जो इतनी साधारण चीज का भी ध्यान नहीं रख सकता। प्रबंधक उस चकाचौंध का सामना नहीं कर सका और शक्तिहीन होकर अपना सिर नीचे कर लिया। अब जबकि री मिन सियोग रैंक के जागृत हो गया था, मैनेजर अब शारीरिक ताकत में भी उससे नहीं जीत सकता था। उसके पास उसके अनुसार झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। री मिन सियोग अपने मैनेजर को बहुत देर तक घूरता रहा, इससे पहले कि उसका सिर स्वाभाविक रूप से उसकी तरफ घूम जाए। धिक्कार है। घाव पर नमक छिड़कने की तरह समाचार स्टेशनों के कैमरा दल जाने की तैयारी कर रहे थे। उन्हें हर चीज का सीधा प्रसारण करना था। यदि यह विचलित तमाशा एयरवेव्स पर आ गया और देश के बाकी हिस्सों में प्रसारित किया गया,
तो इस बात की अच्छी संभावना थी कि रैन के हंटर बनकर अपने ब्रांड के मूल्य को बढ़ाने के लिए री मिन सियोंग की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। अच्छे के लिए नाली। हालांकि एसोसिएशन के अध्यक्ष गो गनहुई के प्रवेश के कारण इतना हंगामा हुआ कि माहौल शांत हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से शुरू हुई। आखिर इतने बड़े व्यक्ति को इतने महत्वपूर्ण समय पर क्यों उपस्थित होना पड़ा? क्या इस स्थिति को उलटने का कोई रास्ता नहीं है? तेज तर्रार री मिन सियोंग ने अपने दिमाग को तेज गति से चलाना शुरू कर दिया। सही, केवल कोई बड़ी चीज ही इस तरह की स्थिति को पलट सकती है। ये पत्रकार यहाँ इसलिए नहीं आई क्योंकि वे रैंक असाइनमेंट टेस्ट या ऐसी किसी चीज के बारे में उनकी भावनाओं के बारे में जानना चाहते थे। नहीं, वे यहाँ ये जानने के लिए आए थे कि शीर्ष स्टार री मिन सियोंग की हंटर रैंकिंग क्या होगी, साथ ही लाइसेंस मिलने के बाद उनकी भविष्य की योजना क्या है। यदि उसने उन्हें वह दे दिया जो वे चाहते थे तो सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। मुझे असाइनमेंट टेस्ट तय समय से पहले शुरू कर देना चाहिए। री मिन सियोंग के चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान आ गई। वास्तव में तुरंत योजनाएं बनाने की उनकी क्षमता, जिसके लिए उनके आसपास के अन्य लोग पहले ही उन्हें स्वीकार कर चुके थे, असाधारण बनी रही। क्षमा करें सब लोग, मुझे एसोसिएशन के प्रतिनिधियों के साथ आज के अपने कार्यक्रम के संबंध में शीघ्र बातचीत करने की अनुमति दें। पत्रकारों को वह बकवास बताते हुए री मिन सियोंग फिर मुख्य एसोसिएशन भवन की ओर चला गया। ये शेड्यूल में बदलाव पर चर्चा करने के लिए नहीं बल्कि अपने इरादों को घोषित करने के लिए था। मेरा मतलब है, तुम्हें पता है कि मेरे पिताजी एसोसिएशन को कितना दान देते हैं। एसोसिएशन हो या ना हो, उन्हें मेरे सामने उसी हिसाब से चिल्लाना चाहिए। दुर्भाग्य से, इससे पहले कि वह धक्का देकर सामने का शीशा खोल पाता, मॉनिटरिंग डिवीजन के शिकारी पहले बाहर निकल आए और इसके बजाय उसे पीछे धकेल दिया गया। वे सामने के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने के लिए एक पंक्ति में खड़े थे। अब ये क्या बकवास है? री मिन सियोंग का माथा ऊपर उठ गया। उसने तुरंत एक आदमी के सीने पर लगे नाम टैग की जांच की। अनुभाग प्रमुख वू जिन चेओल, हंटर एसोसिएशन मॉनिटरिंग डिवीजन। री मिन सियोंग ने तुरंत वू जिन चेओल से पूछताछ की। इसका क्या मतलब है? आप प्रवेश द्वार क्यों रोक रहे हैं? वू जिन चेओल की धूप के चश्मे से ढकी आंखें री मिन सियोंग को घूर रही थी। वर्तमान में एक और जागृत रैंक री असाइनमेंट टेस्ट की प्रक्रिया से गुजर रहा है। 11 बजे तक, जब परीक्षण समाप्त होने वाला है, किसी को भी इमारत में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपने अभी अभी क्या कहा? अदर अवेकेंड से क्या ये व्यक्ति उस युवक की बात कर रहा था जो कुछ समय पहले एसोसिएशन अध्यक्ष के पीछे पीछे इमारत में आया था? री मिन सियोंग ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। अभी समय सुबह के 10:30 बजे थे। उनके रैंक असाइनमेंट टेस्ट के लिए मूल रूप से 11 बजे का समय निर्धारित था। उससे पहले किसी को प्रवेश की अनुमति नहीं थी। स्थिति को उलटने के लिए निर्धारित समय से पहले परीक्षा देने की री मिन सियोंग की योजना उसके चेहरे पर हवा बनकर उड़ने वाली थी। सबसे पहले उसने विनम्र स्वर में बात की। कृपया ऐसे मत बनो और मुझे अंदर आने दो। मुझे एसोसिएशन के संबंधित विभाग से कुछ चर्चा करनी है। मुझे माफ करें। वू जिन चेओल ने उस एक छोटे से वाक्य से अपना मुंह बंद कर लिया। अपनी हताशा पर काबू पाने के बाद री मिन सियोंग अब खुद को रोक नहीं सका और उसका असली रंग धीरे धीरे सामने आ गया। यहाँ देखो श्रीमान, क्या तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? मैं री मिन सियोंग हूँ। री मिन सियोंग। री मिन सियोंग की आवाज तीखी और कर्कश हो गई, जैसे कि वह अब इस बकवास को बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी वू जिन चेओल ने हिलने का कोई संकेत नहीं दिखाया। री मिन सियोंग ने स्तब्ध कराहते हुए कहा, आप जानते हैं कि यूजिन कंस्ट्रक्शन हंटर एसोसिएशन का सबसे बड़ा प्रायोजक है ना? री मिन सियोंग के होठों के कोने ऊपर की ओर उठे हुए थे। यूजिन कंस्ट्रक्शन के उपाध्यक्ष री वोंग यू मेरे पिता हैं, ठीक है। और क्या तुम इन सभी लोगों को मेरे पीछे देखते हो? री मिन सियोंग ने प्रवेश द्वार के नीचे पत्रकारों के समुद्र की ओर इशारा किया। आपको लगता है कि आप यूजिन कंस्ट्रक्शन के वाइस चेयरमैन के बेटे के साथ इतने सारे पत्रकारों के सामने इतना बुरा व्यवहार कर सकते हैं? आपको लगता है कि आप नतीजों को संभाल सकते हैं? वू जिन चेओल का उत्तर बहुत सरल था, हाँ हम कर सकते हैं। क्या? री मिन सियोंग अब और भी अधिक अवाक रह गया था। आखिर वह कौन युवक था जिसे एसोसिएशन का अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से अंदर ले गया और एक मामूली रैंक असाइनमेंट टेस्ट के लिए पूरी इमारत को बंद कर दिया? और एक सेक्शन चीफ गोफको, जो खाद्य श्रृंखला में विभाग के प्रमुख के बराबर भी ऊपर नहीं है, उसे जो चाहे वह करने दे रहा है। जब री मिन सियोंग ने गुस्से में सवाल करना शुरू किया तो उसके हाथ उसकी कमर पर रखे हुए थे। आखिर ये एक और जागृत कौन है कि एसोसिएशन इस तरह पीछे की ओर झुकने को तैयार है? तभी वू जिन चेओल ने अपना धूप का चश्मा हटा दिया। अगर मैं तुम्हें ये बताऊं, जब वू जिन चेओल की शिकार के पक्षी जैसी तेज डरावनी आंखें आखिरकार सामने आईं,
तो री मिन सियोंग ने अनजाने में एक कदम पीछे ले लिया। वू जिन चेओल ने री मिन सियोंग को घूरना जारी रखा और धीरे से बोला, क्या आपको लगता है कि आप इसके बजाय नतीजों को संभाल सकते हैं, मिस्टर री मिन सियोंग? मुख्य भवन के अंदर का भाग खाली था। हॉलवे के अंदर अपनी रैंक असाइनमेंट परीक्षा देने के लिए कोई भी इंतजार नहीं कर रहा था। केवल एसोसिएशन के कुछ कर्मचारी अपने सामान्य व्यवसाय के बारे में बता रहे थे। यह असामान्य स्थिति संभवतः उस कारण से संबंधित थी जिसके कारण वे सभी पत्रकार बाहर डेरा डाले हुए थे। कृपया इस तरफ आएं। ठीक है। गो गनहुई के मार्गदर्शन के बाद जिनवू माप कक्ष में प्रवेश करने वाला था, लेकिन तभी उसे दो परिचित दिखने वाले चेहरे दिखे। बेक युनहो और चोई जोंग इन माप कक्ष के सामने प्रतीक्षा कक्ष की कुर्सियों पर बैठे थे। यही वह जगह थी जहां 3 दिन पहले विभिन्न छोटे गिल्डों के स्मार्ट ड्रेस्ड हेडहंटर्स पाए जा सकते थे। जब उनकी नजरें मिली तो दोनों व्यक्ति अपनी सीटों से खड़े हो गए और हल्के से झुक गए। जिनवू ने अभिवादन का उत्तर दिया और दालान से आगे बढ़ गया। जैसे ही वे मार्ग पर नीचे चले, गो गनहुई के होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वे दो आदमी, वे लगभग 1 घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं। विश्व मंच पर दक्षिण कोरिया का प्रतिनिधित्व करने वाले 2 गिल्ड के नेता पुनर्मूल्यांकन परिणाम की प्रतीक्षा करने के लिए 1 घंटे पहले आ गए थे। शायद उसने जिनवू की अभिव्यक्ति को पढ़ लिया था, क्योंकि गो गनहुई ने शांत स्वर में समझाना जारी रखा। 2 लंबे वर्षों के बाद एक नई रैंक एस सामने आई है। और इसके अलावा चोई जोंग इन ने आपकी शक्तियों के बारे में सुना है, इसलिए उसे इस समय और भी अधिक चिंतित होना चाहिए। जिनवू ने धीरे से अपना सिर हिलाया। अरे बाप रे! एसोसिएशन अध्यक्ष। रास्ते में उन्हें एसोसिएशन के जो भी कर्मचारी मिले, उन सभी ने गो गनहुई का विनम्रतापूर्वक स्वागत किया और जिनवू को रहस्यमय आंखों से देखा। वह कौन आदमी है जिसे हमारे एसोसिएशन के अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है? क्या वह वास्तव में कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति हो सकता है? इतना युवा कोई हमारे राष्ट्रपति को कैसे जान सकता है? गो गनहुई कभी भी व्यक्तिगत रूप से मेहमानों का स्वागत करने के लिए नहीं आए थे, तब भी जब कोई सरकारी मंत्री उनसे मिलने आया, इसलिए तथ्य यह है कि वह ठीक वही कर रहे थे जिससे एसोसिएशन के कर्मचारियों को कोई परेशानी न हो। गो गनहुई ने अपनी आंखें सामने की ओर टिकाते हुए बोला, कल जो हुआ उसके बारे में मैंने सुना। गो गनहुई की अभिव्यक्ति किसी कारण से आनंददायक थी। वास्तव में बहुत उत्साहित महसूस कर रहा था, क्योंकि सेओंग जिनवू के बाकियों से अलग प्रकार के हंटर होने की उसकी उम्मीद पैसे के मामले में सही साबित हुई। इसीलिए जब उसने वू जिन चेओल से सेओंग जिनवू की हरकतों के बारे में सुना, तो गो गनहुई के हाथों में पसीना आ गया, जैसे कि वह व्यक्तिगत रूप से वहां था, सब कुछ देख रहा था। हाँ, उसके पास अविश्वसनीय शक्तियां हैं, लेकिन साथ ही बाद में उन्हें सेओंग जिनवू की हरकतें और भी अधिक पसंद आईं। बॉस सहित उसने लगभग अकेले ही कालकोठरी को साफ कर दिया था, फिर भी उस युवक ने भीतर मिली लूट पर लालच का कोई निशान नहीं दिखाया था। यदि सेओंग जिनवू का असली उद्देश्य प्रसिद्ध होने और ढेर सारा पैसा कमाने के बजाय राक्षसों से लड़ना और अन्य लोगों की रक्षा करना था, तो एसोसिएशन हर कल्पनीय तरीके से उसका समर्थन करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, क्योंकि वह लक्ष्य एसोसिएशन के अस्तित्व के उद्देश्य से बिल्कुल मेल खाता है। अगर यह संभव है तो मेरी इच्छा है कि मैं उसे किसी भी आवश्यक माध्यम से एसोसिएशन मिला सकूं, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका। अब क्या वह ऐसा कर सकता है? जैसा कि उस युवक ने उसे पहले बताया था, एसोसिएशन में प्रवेश करने का मतलब होगा कि उसके पास राक्षसों से लड़ने का लगभग शून्य अवसर होगा। और गो गनहुई ने सेओंग जिनवू की शक्तियों के बारे में जो सुना था, वह कालकोठरी के बाहर बर्बाद होने के लिए बहुत अच्छा था। जल्द ही वे इमारत के भीतर स्थित परीक्षा क्षेत्र में पहुंचे। पुनर्मूल्यांकन होने से पहले हमें पहले आपकी क्षमताओं की पुष्टि करनी होगी और आपके लिए नया वर्गीकरण निर्धारित करना होगा। जिनवू को यह पहले से ही पता था। शिकारियों को उनकी क्षमताओं के अनुसार हाथापाई, जादूगर, उपचार या यहां तक कि समर्थन प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया था, और जहां उनकी सबसे अधिक आवश्यकता थी, वहां उसने अपनी भूमिका निभाई। परीक्षा क्षेत्र में इंतजार कर रहे एसोसिएशन के कर्मचारी ने गो गनहुई का स्वागत करने के लिए अपनी पीठ को 90 डिग्री आगे झुकाया और उनसे जिनवू का मार्गदर्शन लेना शुरू कर दिया। कृपया इस तरफ आएं। जिनवू ने परीक्षा क्षेत्र के मध्य तक कदम रखा। इसका आंतरिक लेआउट आमतौर पर हर जगह पाए जाने वाले इंडोर व्यायामशाला जैसा दिखता था। यदि उन व्यायामशालाओं से अलग कोई चीज होती, तो वह ये तथ्य होता कि कोई दीवारों के साथ साथ फर्श से भी आने वाली जादुई ऊर्जा के शक्तिशाली उतार चढ़ाव को महसूस कर सकता था। कुछ गलत होने की स्थिति में संरचना को मजबूत करने के लिए जादू का उपयोग किया गया था। परीक्षक ने जिनवू से पूछा, आप किस प्रकार की क्षमता का उपयोग कर सकते हैं?
एसोसिएशन का अध्यक्ष गो गनहुई तुरंत अपने कार्यालय नहीं लौटा और दूर कोने में खड़े होकर बड़ी दिलचस्पी से परीक्षा प्रक्रिया को देखता रहा। यही कारण था कि वह व्यक्तिगत रूप से जिन वू का मार्गदर्शन करने आया। वह यथाशीघ्र अपनी आंखों से जिन वू की शक्तियों की पुष्टि करना चाहता था। ठीक है, मैं ये कर सकता हूँ। जिन वू ने एक छाया सैनिक को बुलाया। परीक्षक को बहुत आश्चर्य हुआ। सच में कहें तो जब जेट काले कवच से सुसज्जित एक सैनिक अचानक जमीन से ऊपर उठता है तो कोई कैसे शांत रह सकता है। जिन वू ने जानबूझकर अपने नियमित सैनिकों में से सबसे निचले स्तर के सैनिक को चुना, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने तीव्र दबाव छोड़ा जिसे अधिकांश सामान्य लोगों के लिए सहन करना कठिन था। क्या यह आपका बुलाया हुआ प्राणी है? क्या आप किसी संबंध को नियंत्रित कर सकते हैं? परीक्षक की आवाज काफी कांप रही थी। जिन वू के पास ये समझाने में आधा दिमाग था कि उसका सैनिक निश्चित रूप से खतरनाक नहीं था, लेकिन उसने अपना उत्तर देते समय दयापूर्ण भाव व्यक्त किया। ठीक है, ऐसा कुछ। मैं उस मामले में आप कितने बुलाए गए प्राणियों को नियंत्रित कर सकते हैं? अच्छा, झूठ बोलना बेकार होगा, इसलिए दरअसल कल उसके शैडो सोल्जर्स को देखने वाले चश्मदीदों की संख्या लगभग 20 थी। जिन वू ने अपने कौशल के माध्यम से अपनी छाया के अंदर सील किए गए सैनिकों की थोड़ी कम संख्या की बात की। ये 100 के आसपास है। 100 नंबर पर परीक्षक की नजरें अतिरिक्त घूम गईं। 100, हाँ। दूसरी ओर जिन वू अप्रसन्न रहा। एक ही समय पर जैसे ही उसने छाया सैनिक को देखा, गो गनहुई की आंखें चमक रही थीं। उनमें से 100 एक नजर में उस सैनिक के पास रैंक बी हंटर के समान ही जादुई ऊर्जा थी। यदि वह युवक उनमें से 100 सैनिकों को बुला सकता है, तो किसी को यह स्वीकार करना होगा कि उसकी शक्तियां पहले से ही एक नियमित बड़े गिल्ड की लड़ाकू शक्ति से अधिक हो गई हैं। सच कहूं तो वह एक अविश्वसनीय क्षमता थी। जिन वू को गो गनहुई की भावुक निगाहें उसकी त्वचा पर जलती हुई महसूस हो रही थी। आसपास की प्रतिक्रियाओं की पुष्टि करने के बाद उसने राहत की सांस ली। ठीक है, अगर एक नियमित सैनिक इस तरह की प्रतिक्रिया प्राप्त कर सकता है, तो उसे अपने भाग्यशाली सितारों को धन्यवाद देना चाहिए कि उसने अपने झुंड के बीच सबसे ऊंचे स्तर के सैनिक, एग्रिड या बॉस स्तर के प्राणी, जिसे वह कल शिकार करने में कामयाब रहा था, फैंग्स को बुलाने का विकल्प नहीं चुना। मामला जो भी हो, ये साबित करने के लिए काफी था कि उनमें किस प्रकार की क्षमता थी। उस मामले में सियोंग जिन वू हंटर, आप एक जादूगर किस्म के हैं। परीक्षक ने रिकॉर्डिंग दस्तावेज पर परिश्रम पूर्वक कुछ लिखा और अपना सिर ऊपर उठाया, जबकि वह काफी संतुष्ट दिख रहा था। अब हम माप कक्ष की ओर जा सकते हैं। जिन वू ने अपने हाथ में नव जारी हंटर लाइसेंस पकड़ रखा था। इसमें कहा गया, सियोंग जिन वू, रैंक एस, मैजिक टाइप। हालांकि उसका चेहरा फोटो बॉक्स पर चिपका हुआ था, फिर भी उसके लिए इस पर विश्वास करना कठिन था। बहुत अच्छा, अब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जिन वू ने तुरंत अपना नया हंटर लाइसेंस अपने बटुए के अंदर रख लिया। जब वह गलियारे के अंत तक पहुंचा, तो बेक यूनहो और चोई जोंग इनकी प्रतीक्षारत जोड़ी उसके पास आए। मिस्टर सियोंग जिन वू, क्या हम बातचीत कर सकते हैं? सियोंग जिन वू, मुझे माफ करें, इस समय मेरे पास समय की कमी है। जिन वू ने उन दोनों को नजरअंदाज कर दिया और तेजी से कांच के दरवाजे की ओर चल दिया। बेक यूनहो ने अपनी चिंतित आवाज उठाई। अगर यह मैं होता तो मैं उस निकास का उपयोग नहीं करता। क्या वह ये कहने की कोशिश कर रहा है कि इस अवसर के लिए उसने जो अच्छे सौदे तैयार किए हैं, उससे मुझे इस दरवाजे से बाहर निकलने पर पछतावा होगा या कुछ और? जिन वू को जो भी पेशकश की जा रही थी, उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसने बेक यूनहो की मनाही को नजरअंदाज करना जारी रखा और कांच के दरवाजे को पूरी तरह से खोल दिया। जब ऐसा हुआ, जो रिपोर्टर मॉनिटरिंग डिवीजन के एजेंटों के खिलाफ धक्का मुक्की करने के लिए सीढ़ियां चढ़ने में कामयाब हो गए थे, उन्होंने बिना रुके अपने कैमरों को क्लिक करना शुरू कर दिया, जिससे उनके चारों ओर फ्लैश चमक रहे थे। यह क्या बकवास है? रोशनी के इस चकाचौंध विस्फोट पर जिन वू पूरी तरह से अवाक हो गया। हमेशा की तरह सियोंग जिन तीसरी अवधि समाप्त होने के बाद स्कूल की दुकान पर रुकी और अपने लिए केले के दूध का एक पैकेट खरीदा। लंच होने में अभी करीब 1 घंटा बाकी था। उदाहरण के लिए, अगर उसने खुद को अस्थायी रूप से दूध जैसी किसी चीज से नहीं भरा, तो वह कक्षा के दौरान ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हो जाएगी। और निश्चित ही पहले से ही उसका पश्चातापहीन पेट शोर शराबे के साथ और अधिक ईंधन डालने की मांग कर रहा था। जिन ने अपने भूखे पेट को रगड़ा और अपनी कक्षा में प्रवेश करने ही वाली थी, लेकिन तभी उसके एक दोस्त ने उसकी कलाई पकड़ ली। उस लड़की के चेहरे पर एक हैरान करने वाला भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। जिन क्या? अपने दोस्त के इस तरह चौंकने से बिना किसी कारण के उसके साथ साथ जिन भी चौंक गई। यह आपका भाई है? वह अभी टीवी पर है। क्या मेरा भाई क्यों है?
जिन आहे को महसूस हुआ कि उसका दिल उसके पेट के गड्ढे में गिर रहा है। क्या वह फिर से घायल हो गया? यदि नहीं, तो क्या ये और भी बुरा हो सकता है? दोस्त ने जिन आह को उसकी कलाई से पकड़कर कक्षा के अंदर खींच लिया, जैसे कि वह अब और समझाने में समय बर्बाद नहीं करना चाहती हो। जिन आह की नजर तुरंत ब्लैकबोर्ड के बगल में स्थित बड़े टीवी पर चली गई। और वहां था भाई। जैसे ही जिन आह ने टीवी स्क्रीन देखी, उसके हाथ में मौजूद केले का दूध फर्श पर गिर गया। चैप्टर 94। 10 मिनट पहले हंटर्स एसोसिएशन बिल्डिंग के सामने। जब निर्धारित समय से पहले उसकी रैंक मूल्यांकन परीक्षा देना स्पष्ट रूप से असंभव हो गया, तो री मिन सियोग ने आसन संकट को महसूस किया और अंत में एक बम गिराने का फैसला किया। क्षमा करें, मैं री मिन सियोग परीक्षा परिणाम की परवाह किए बिना मनोरंजन उद्योग से सेवानिवृत्त हो जाऊंगा और मैं जनता की भलाई के लिए एक हंटर के रूप में अपनी सेवा देने का वचन दूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माहौल को पुनर्जीवित करने की यह उसकी आखिरी कोशिश थी, जो गो गनहुई के अचानक प्रवेश से ठंडा हो गया था। इसका असर तुरंत देखने को मिला। क्या री मिन सियोग सेवानिवृत्त होने जा रहा है, चाहे उसकी रैंक कुछ भी हो? देखते ही देखते माहौल उन्मादी हो गया। अनगिनत कैमरे अब री मिन सियोग की ओर इशारा कर रहे थे और उत्साहित पत्रकारों के सवाल उस पर लगातार बरस रहे थे। मिस्टर री मिन सियोग, कृपया इस ओर देखें। क्या आप हमें बता रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर आप एशिया के शीर्ष फिल्म स्टार का खिताब त्याग देंगे और निम्न रैंक वाले हंटर का जीवन चुनेंगे? क्या आप एक सफल अभिनेता के रूप में अपना सब कुछ त्यागने को तैयार हैं? हाँ, बहुत अच्छा। री मिन सियोग इस बात से खुश था कि सारा ध्यान फिर से उस पर केंद्रित हो गया। भले ही परिणाम खराब हो और मैं कम रैंक पर रहूं, मैं राक्षसी खतरों से लड़कर उस सारे प्यार का बदला चुकाना चाहता हूं जो सभी ने मुझे दिखाया है। निस्संदेह वह झूठ बोल रहा था। बस 2 साल, वह अत्यधिक वार्षिक वेतन पैकेज का आनंद लेते हुए केवल 2 वर्षों के लिए रीपर्स गिल्ड की सबसे प्रसिद्ध रैंक के हंटर के रूप में सार्वजनिक छवि में मदद करने के बारे में सोच रहा था। यह उन आवाजों को चुप कराने का सबसे अच्छा तरीका था जो उसके पिता की मदद से ड्राफ्ट से बचने के मुद्दों को उठा रही थी। साथ ही हाल ही में यहाँ और वहां से उठने वाली कुछ ध्यान भटकाने वाली आवाजें भी एक झटके में ही खत्म हो गईं। अपनी जान जोखिम में डालकर आम नागरिकों की रक्षा के लिए शिखर से नीचे चढ़ना। अक्सर चर्चा में रहने वाली आलोचना के खिलाफ आजीवन गारंटी का दर्जा हासिल करने का यह उसके लिए अब तक का सबसे बड़ा अवसर था। अंततः अपनी योजना के अनुसार चल रही हर चीज के स्वाद का आनंद लेते हुए री मिन सियोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी रखी और रीपर्स गिल्ड के मास्टर अध्यक्ष इम ताई ग्यू के साथ, जो मेरी इच्छा साझा करते हैं, मैं। और इसलिए जब एकत्रित पत्रकार री मिन सियोग की भविष्य की आकांक्षाओं को सुन रहे थे, किसी का फोन अचानक बंद हो गया। आसपास के पत्रकारों ने फोन के मालिक की ओर घूर कर देखा और उसने कई बार माफी मांगने के लिए अपना सिर नीचे करने से पहले तुरंत फोन बंद कर दिया। इसके लिए धन्यवाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी बाधित हुई, लेकिन सौभाग्य से अंत में यह कोई स्थायी रुकावट नहीं थी। री मिन सियोग ने भी इसे न सुनने का नाटक किया और जारी रखा। तथापि इस बार किसी और का फोन बजने लगा। आखिर क्या बात है? वह किसका फोन था? क्या सम्मेलन से पहले इसे बंद कर देना सामान्य ज्ञान नहीं है? इसे अभी बंद करें। ये सोचते हुए कि यह खुद के लिए कुछ अतिरिक्त ब्राउनी पॉइंट अर्जित करने का एक अच्छा मौका हो सकता है, री मिन सियोग चमकते हुए बोला। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो आपके अत्यावश्यक कॉल का उत्तर देने के बाद हम इसे जारी क्यों नहीं रखते? री मिन सियोग की सहज प्रतिक्रिया से इधर उधर से हंसी की गूंज सुनाई दी। लेकिन कौन जानता था कि यह केवल शुरुआत थी। ऐसा प्रतीत होता है कि हर जगह से मोबाइल फोन शोर के गंदे स्वर में गा रहे थे। यह क्या है? क्या बकवास है? मैं भी। सबसे पहले अपना फोन बंद करने वाले रिपोर्टर को एहसास हुआ कि कुछ बहुत गड़बड़ है। इस बीच कॉल की सामग्री की पुष्टि करने के बाद पत्रकारों की निगाहें और भी चौड़ी हो रही थी। आपको एसोसिएशन से कॉल आया है। आप मुझे ये बात अभी क्यों बता रहे हैं? उपस्थित पत्रकारों ने आनन फानन में एसोसिएशन की वेबसाइट देखी। तभी उन्हें पता चला कि नए रैंक के एस हंटर की फोटो और उसका नाम वहां अपलोड किया जा रहा है, जैसे कि सब कुछ पहले से तैयार किया गया था। उस व्यक्ति के मूल्यांकन परिणाम की घोषणा की तारीख आज ही हुई। रुको, लेकिन क्या उन्होंने सुबह माप कक्ष उपलब्ध नहीं होने के बारे में कुछ नहीं कहा? ये री मिन सियोग के कारण नहीं था। उस मामले में माप कक्ष खाली होने का कारण री मिन सियोग का रैंक मूल्यांकन नहीं था, बल्कि यह नया रैंक एस हंटर था। और फिर उपस्थित सभी पत्रकारों के दिमाग में एक निश्चित व्यक्ति का चेहरा घूम गया। क्या वह हो सकता था? वह युवक जो एसोसिएशन के अध्यक्ष गो गनहुई के पीछे पीछे इमारत में आया। वह आज माप कक्ष तक पहुंचने वाला एकमात्र व्यक्ति था। अगर वे सब अभी अंदर जाएंगे तो क्या वे उस आदमी की तस्वीरें नहीं ले पाएंगे?
हर कोई, उनकी आंखें अब एक भूखे शिकारी की तरह लग रही थी। पत्रकारों ने री मिन सियोंग को नजरअंदाज कर दिया और एसोसिएशन भवन की ओर दौड़ पड़े। जब वू जिन चियोल ने अपनी आंखों से संकेत दिया तो मॉनिटरिंग डिवीजन के शिकारियों ने अपनी बाहें फैला दी और एक मानव मोर्चाबंदी कर ली। हमें अंदर आने दो, एक रैंकेस सामने आया है ना? क्या आपको समय से पहले इसकी घोषणा नहीं करनी चाहिए? बस रास्ते से हट जाओ। रिपोर्टर हिंसक रूप से आगे बढ़े, लेकिन वे मॉनिटरिंग डिवीजन के एजेंटों द्वारा बनाई गई दीवार को पार नहीं कर सके, जहां हर एक सदस्य एक शिकारी था। यह आखिर क्या है? एक पल में सभी को भूल जाने के बाद री मिन सियोंग और उसका घबराया हुआ चेहरा अपने हटे कट्टे मैनेजर के पास भागा। मिस्टर मैनेजर ने अपने फोन की स्क्रीन को आगे बढ़ाया, जो उसे केवल एक सेकंड पहले पता चला। एक रैंकेस। री मिन सियोंग पूरी तरह से स्तब्ध हो गया। सभी दिनों में से आज एक रैंकेस आया। वह रैंक के हंटर बनकर दुनिया का ध्यान और प्रशंसा प्राप्त करना चाहता था, लेकिन यह सोचने के लिए कि एक रैंकेस हंटर कहीं से आएगा और सब कुछ बर्बाद कर देगा। री मिन सियोंग ने जोर से अपना सिर हिलाया। नहीं रुको, यहां कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अब गंभीरता से, एक रैंकेस एक कप इंस्टेंट कॉफी नहीं थी जिसे कोई वेंडिंग मशीन में कुछ बदलाव के साथ खरीद सकता था। अब क्या ये था? शायद इन पत्रकारों को कुछ पता था कि अभी क्या हो रहा है। यही वह समय था जब री मिन सियोंग ने एक रिपोर्टर को देर से सीढ़ियां चढ़ते हुए फोन पर किसी से बात करते हुए देखा। वह कोई और नहीं बल्कि वही रिपोर्टर था जिसने पहले कल के शीर्षक के बारे में री मिन सियोंग की राय मांगी थी। क्षमा करें, रिपोर्टर। भले ही री मिन सियोंग की आवाज अत्यावश्यक लग रही थी, रिपोर्टर जल्दबाजी में जवाब देते हुए आगे निकल गया। आह, मिस्टर री मिन सियोंग, मैं थोड़ी देर बाद संपर्क करूंगा, ठीक है? माफ करें, रिपोर्टर। मैं इंतजार। री मिन सियोंग को कॉल की सामग्री सुनने को मिली क्योंकि रिपोर्टर की पीठ धीरे धीरे उससे दूर हो गई। ये सही है, मैं आपको कल के लिए रैंक ई के आंसू, अब रैंक एस की खुशियां शीर्षक के साथ जाने के लिए कह रहा हूं। री मिन सियोंग ने ऊर्जाहीन आंखों से अपने आसपास का निरीक्षण किया। अब उसके आसपास कोई नहीं था। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। जब वह निराशा में अपने आप को बड़बड़ाते हुए जमीन पर पड़ा रहा तो एसोसिएशन के सामने का प्रवेश द्वार अचानक खुल गया और दक्षिण कोरिया के 10वें रैंक के एस हंटर ने खुद को प्रकट किया। जिन वू की आंखें एकदम खुल गईं। यह क्या बकवास है? कैमरे के लेंस ने प्रवेश द्वार के सामने खड़े जिन वू को और उसके पीछे उदास भाव के साथ बे क्यूनहो और चुई जोंग इन और उसकी कड़वी मुस्कान को कैद कर लिया। अब लंच का समय हो गया था। खनन टीम के शिकारी सुबह का अभियान समाप्त कर चुके थे और अपने दोपहर के भोजन का आनंद लेने के लिए बैठे थे। खनन उनकी मुख्य भूमिका रही होगी, लेकिन चून की चट्टान गिरने या धंसने का कोई खतरा नहीं था, इसलिए टीम का मूड थोड़ा लापरवाह था। कुछ शिकारी अपना भोजन पलक झपकते ही चट करके फर्श पर लेटे हुए आराम कर रहे थे। कुछ शिकारी अपने फोन की जांच करते समय खुद को हंसाने में व्यस्त थे। कुछ शिकारी आपस में नाश्ता करते हुए ठंडे मादक पेय का आनंद भी ले रहे थे। अपने फोन से खेल रहे शिकारियों में से एक आश्चर्य से चिल्लाया और जल्दी से अपने शरीर का ऊपरी हिस्सा ऊपर उठाया। अरे, क्या यह मिस्टर सेओंग नहीं है? ली सेओंग गू के कान खड़े हो गए। अरे, ये वह है। मिस्टर सेओंग समाचार पर है। दरअसल ली सेओंग गू ने गलत नहीं सुना था। मैं जानता था। 3 कप शराब पीने के बाद उसका चेहरा काफी लाल हो गया था। ली सेओंग गू उस ओर भागा जहां उसके सहकर्मी थे, जैसे कि वह इसी का इंतजार कर रहा हो। जब वह ऐसा कर रहा था तब भी उसका मुंह बिना आराम के काम करता रहा। मुझे यह उसी क्षण पता चल गया था जब उस बदमाश ने मुझे घूर कर देखा था। मुझे खुद ही देखने दो कि उस बदतमीज ने अब क्या क्या भयानक काम किए हैं। शायद ली सेओंग गू की आवाज बहुत तेज थी। मिस्टर सेओंग ने क्या किया? क्या मिस्टर सेओंग ने कोई अपराध किया है या कुछ और? फोरमैन बे सहित आसपास के खनन दल के सभी शिकारी एक स्थान पर एकत्र हुए। जिन वू का चेहरा मोबाइल फोन की हथेली के आकार की स्क्रीन पर भर गया और उसके ठीक नीचे बड़े उपशीर्षक चमकने लगे। हवांग डोंग सेओएक और चाहे इनके बाद दक्षिण कोरिया के 10वें रैंक एस हंटर मिस्टर सेओंग जिन वू अभी अभी आए हैं। जिन वू की खोज करने के बाद ली सेओंग गू की आंखें कांपने लगी। यूजिन कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन के निजी कार्यालय के सामने दरवाजे के सामने खड़े होकर यू जिन हो ने एक छोटी सी आह भरी। उसने दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा आसानी से अंदर की ओर सरक गया, उसने अपना सिर उठाया और देखा कि उसके पिता कई दस्तावेजों को देखने में व्यस्त थे। उसे इस ओर अपना सिर घुमाने की भी जहमत नहीं थी। अंदर आ जाए। भले ही उन्होंने अपना उत्तर दे दिया, यू म्यूंग हवान ने दस्तावेजों पर अपने हस्ताक्षर लिखना जारी रखा। यू म्यूंग हवान के बगल में खड़ा था। अपना काम जारी रखने से पहले पिता ने बेटे के चेहरे की पुष्टि करने के लिए संक्षेप में अपना सिर उठाया।
पिताजी अभी भी वैसे ही हैं, मैं देखता हूँ। अतीत में यू जिनहो अपने पिता के इस तरह होने से दब जाता था और भाग जाता था, और जो वह कहना चाहता था उसे कहने में पूरी तरह असमर्थ हो जाता था। हालांकि अब यह अलग था। मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ पिताजी। क्या यह हंटर सियोंग जिन वू के संबंध में है? हाँ, यू मायूंग हवान ने अंततः अपना सिर ऊपर उठाया। ठीक है, तो क्या हुआ? ये तब था। यू मायूंग हवान का फोन अचानक बंद हो गया। यू मायूंग हवान ने अपना हाथ उठाया और यू जिनहो के शब्दों को रोक दिया। फोन की स्क्रीन पर संदेश जांचते हुए यू म्यूंग हवान की आंखें थोड़ी चौड़ी हो गईं। मेरे पिताजी भी आश्चर्यचकित हो सकते हैं। यू जिनहो ने अपना सिर थोड़ा झुका लिया। वहां कुछ है जो आपको देखना चाहिए। उत्तर देने के बजाय यू म्यूंग हवान ने रिमोट संचालित किया और इसके बजाय दीवारों में से एक पर लगे विशाल टीवी को स्विच कर दिया। तुरंत एक ब्रेकिंग न्यूज का टुकड़ा स्क्रीन पर आया। हाँ, अभी इसकी पुष्टि हुई है। जिस हंटर का आज पहले रैंक एस के रूप में मूल्यांकन किया गया था, वह पुनः जागृत है। कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी प्रारंभिक जागृति प्रक्रिया के बाद द्वितीयक जागृति प्रक्रिया से गुजरा है। उनका नाम मिस्टर सियोंग जिनवू है, जो पहले एसोसिएशन के लिए रैंक ई के रूप में काम करते थे। रिपोर्टर की उत्साहित आवाज ने स्थान के वर्तमान माहौल को आसानी से व्यक्त कर दिया। यू जिनहो निस्वार्थ भाव से सुन रहा था, लेकिन जब उसने सियोंग जिनवू का नाम सुना तो वह बहुत आश्चर्यचकित हुआ। उसके बाद स्क्रीन बदल गई। यह अब किसी ऐसे व्यक्ति का भावहीन चेहरा दिखा रहा था जिससे वह काफी परिचित था, जो आसपास के परिवेश का सर्वेक्षण करने में व्यस्त था। यह कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई था। मैं इस बारे में निश्चिंत हूँ। बड़ा भाई अभी चिड़चिड़ा महसूस कर रहा है। यू जिनहो के कुछ समय तक बड़े भाई के आसपास चिपके रहने के कारण ये बताना बहुत आसान हो गया कि वह केवल अपने भावों के माध्यम से क्या सोच रहा था। लेकिन इन सब के अलावा वह रैंक एस था। यू जिनहो को अपने बड़े भाई के महान होने के बारे में अच्छी तरह से पता था, लेकिन वह महानता उसकी अपनी कल्पना से कहीं अधिक थी। एक ही समय पर, हालांकि उसके पास इतनी अविश्वसनीय शक्ति है, फिर भी वह खुद को और अधिक प्रशिक्षित करने के लिए हर दिन कालकोठरी में प्रवेश करता है। विस्मय की भावना तेजी से घर कर गई। एक व्यक्ति के रूप में जो अपने पक्ष की रक्षा करता था, यू जिनहो का दिल गर्व से फूल गया क्योंकि जिनवू का नाम टीवी पर लगातार उल्लेखित हो रहा था। टीवी बंद कर दिया गया और बड़े भाई का चेहरा भी दृश्य से गायब हो गया। यू जिनहो ने एक दुख भरी अभिव्यक्ति बनाई। ठीक है, जारी रखें। जैसा कि उसने पहले से अभ्यास किया था, यू जिनहो जोर से झुका और बोला, माफी चाहता हूं पिताजी, मैं बड़े भाई का मन नहीं बदल सका। यू मायूंग हवान की अभिव्यक्ति कठोर हो गई। ठीक है, हंटर सियोंग जिनवू ने आपके प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए क्या कहा? ठीक है, बड़े भाई ने कहा। यू जिनहो थोड़ा झिझका, लेकिन उसने थोड़ा सिर उठाया और बोला, वह अपनी खुद की गिल्ड बनाना चाहता है, इसलिए अगर मुझे वाइस मास्टर पद में दिलचस्पी है तो मुझे उसके पास आना चाहिए। यू जिनहो ने सोचा कि पिता क्रोधित हो जाएंगे या उस सुझाव को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन इसके बजाय उनकी अभिव्यक्ति ठोस रूप से स्थिर हो गई। और तब यू मायूंग हवान ने बिना कोई आवाज किए हंस दिया। अपने पोकर चेहरे के लिए व्यापक रूप से जाने जाने वाले चेयरमैन यू म्यूंग हवान ने वास्तव में अपने ही बेटे के सामने अभिव्यक्ति में बदलाव का खुलासा किया था। मेरे पिताजी क्या कर रहे हैं? यू जिनहो ये पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता था कि क्या हो रहा है, इसलिए वह बस इतना कर सकता था कि अपनी नजर इधर उधर कर ले। यू मायूंग हवान बोले, वह मुस्कान अब उनके होठों से मिट गई। क्या आप जानते हैं कि मैं यूजिन गिल्ड की स्थापना करने का प्रयास क्यों कर रहा हूं? ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि हंटर व्यवसाय में पैसा कमाना है। नहीं, यह नहीं। यू म्यूंग हवान की आवाज दृढ़ अटल थी। अभी हमारे पास पर्याप्त से अधिक पैसा है। क्या आपको लगता है कि मैं कुछ ऐसा करने की कोशिश करूंगा जो हमें कुछ और पैसों के पीछे भागने के लिए अन्य बड़े गिल्डों के साथ मुश्किल में डाल सकता है? क्या वह ये जताने की कोशिश कर रहा था कि पैसा इसकी वजह नहीं है? यू जिनहो की आंखें चौड़ी हो गईं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो? यू मायूंग हवान ने सावधानी से पेन नीचे रख दिया। ये हमारी सुरक्षा के लिए है। यू म्यूंग हवान की गंभीर गरिमापूर्ण आंखों के कारण यू जिनहो को घबराहट में अपनी सूखी लार निगलनी पड़ी। शिकारी हर दिन शक्ति में बढ़ रहे हैं, और ये देखना असामान्य नहीं है कि किसी एक व्यक्ति के पास किसी देश की सैन्य शक्ति का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त शक्ति हो। उदाहरण के लिए, दुनिया के सबसे शक्तिशाली शिकारी, जिन्हें पहले से ही किसी देश की सरकार के बराबर शक्ति का प्रयोग करने के स्तर पर देखा जाता है। यू मायूंग हवान उन लोगों के बारे में बात कर रहे थे। मैंने सुना है कि कुछ शिकारी पहले से ही राजाओं की तरह छोटे देशों पर शासन कर रहे हैं। आप कब तक सोचते हैं कि मौजूदा स्थिति में कानून का शासन और सरकारी प्राधिकार हमें सुरक्षित रखेंगे?
यू मायूंग हवान की आवाज भारी होती जा रही थी। हालांकि जब यू जिनहो इस स्पष्टीकरण को सुन रहा था तो अचानक उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में इस समय खुश महसूस कर रहा था। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पिता ने उसे भी इसमें शामिल कर लिया था और इसके बजाय हम कहा था। दरअसल यू जिनहो को खुशी महसूस हुई क्योंकि उसने सोचा कि उसे पहली बार अपने पिता के दूसरे पहलू की झलक देखने को मिली। यू मायूंग हवान का स्पष्टीकरण जारी रहा। मैं एक गिल्ड स्थापित करना चाहता था और भरोसेमंद शिकारियों को अपने पक्ष में इकट्ठा करना चाहता था। इसलिए नहीं कि मुझे अधिक धन की आवश्यकता है या मैं प्रतिभाशाली व्यक्तियों की तलाश कर रहा हूं, बल्कि यह सब उन शिकारियों को खोजने के लिए है जिन पर हम साथी इंसान के रूप में भरोसा कर सकते हैं, साथ ही हम उनकी ताकत पर भरोसा कर सकते हैं। और फिर यू म्यूंग हवान के चेहरे पर फिर से लगभग अदृश्य मुस्कान आ गई। लगता है तुम्हें पहले से ही ऐसा कोई मिल गया है ना? हाँ पिताजी, यू जिनहो ने तुरंत उत्तर दिया। ये बताना थोड़ा कठिन था कि उसके पिता इसके साथ कहाँ जा रहे थे, लेकिन खैर ये सच था, भले ही यू जिनहो अपने बड़े भाई पर भरोसा कर सके। यू मायूंग हवान ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा, हाँ, आप निकलिए। अभी अभी क्या गुजरा? यू जिनहो ने देर से अपना झुका हुआ सिर उठाया। मैं यूजिन गिल्ड को तुम्हें सौंप दूंगा। मुझे क्षमा करें। यूजिन गिल्ड को विकसित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करें। उन भरोसेमंद और विश्वसनीय शिकारियों को अपने लोग बनाएं। भविष्य में वे निस्संदेह किसी भी प्रकार की संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान संपत्ति बन जाएंगे। यू मायूंग हवान ने अपनी आवाज में प्रचुर निश्चितता के साथ बात की। और जैसे उसकी निश्चितता महान थी, वैसे ही यू जिनहो की प्रसन्नता भी थी। क्या उसके जन्म के बाद ये पहली बार होगा कि यू जिनहो को उसके पिता ने स्वीकार किया है? बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। अपने चेहरे पर भरपूर मुस्कान के साथ यू जिनहो ने अपनी पीठ को 90 डिग्री आगे झुका लिया। यू मायूंग हवान ने संतुष्ट भाव से उस दृश्य को देखा। दुर्भाग्य से यू जिनहो ने आगे जो कहा वह पूरी तरह से यू मायूंग हवान की उम्मीदों के विपरीत था। हालांकि पिताजी, मुझे नहीं लगता कि मैं आपका प्रस्ताव स्वीकार कर सकता हूं। यू मायूंग हवान की भौहें थोड़ी सी कांप गईं। यूजिन कंस्ट्रक्शन की वित्तीय साधन जल्द ही स्थापित होने वाली यूजिन गिल्ड को फास्ट ट्रैक पर लाने के लिए पर्याप्त से अधिक थी। पहले से ही कुछ रैंक एस हंटर्स के साथ बातचीत भी अधिक ठोस चरण में आगे बढ़ चुकी थी। यूजिन गिल्ड का दक्षिण कोरिया का सबसे अच्छा, सबसे बड़ा गिल्ड बनना पहले से ही एक निष्कर्ष था। यू जिनहो को भी ये पता होगा। यही कारण है कि मेरा बेटा मास्टर बनना चाहता था, है ना? हालांकि अब जब वह गिल्ड को सौंपने वाला था तो उसका लड़का इसे अस्वीकार क्यों कर रहा था? क्या इस दौरान वह डर गया? यू मायूंग हवान ने यू जिनहो के प्रति अपनी निराशा और गुस्से को दबाने की पूरी कोशिश की और कुछ कहने में कामयाब रहे। आपका कारण क्या है? यू जिनहो ने उस संकेत पर अपना सिर उठाया और प्रसन्न दिखने वाले चेहरे के साथ बिना कुछ भी रोके बोला। मैंने बड़े भाई के गिल्ड के लिए काम करने का फैसला किया है। चैप्टर 95। खुद को पत्रकारों की भीड़ से घिरा हुआ पाकर जिन वो काफी घबरा गया। ये लोग मेरा रास्ता रोकने के बजाय रीमिन सियों की तस्वीरें क्यों नहीं ले रहे हैं जैसा कि उन्हें लेना चाहिए था? ये सोचकर कि क्या रीमिन सियोग उसके पीछे खड़ा था, उसने एक त्वरित नजर डाली, लेकिन वह वहां केवल बेक यूनहो और चोई जोंगिन को देख सका। तभी उसकी जांघ में कंपन होने लगा। जेब के अंदर उसका मोबाइल फोन था। जिन मुझे दिन के इस समय क्यों बुलाएगी? जैसे ही उसने उत्तर आइकन पर टैप किया, उसकी छोटी बहन की जरूरी आवाज स्पीकर से फूट पड़ी। भाई, आप टीवी पर हैं। लेकिन यह स्पष्ट था, यहाँ कितने टीवी कैमरे मौजूद थे। चाहे आप किसी भी टीवी स्टेशन पर जाएं, आपको अब भी लगभग वही तस्वीर मिलेगी। वो उस समय क्षण भर के लिए तनाव में आ गया जब उसकी बहन, जो अभी भी स्कूल में थी, ने अचानक उसे फोन किया, लेकिन वह राहत की सांस लेने में सक्षम हो गई। तो विशेष रूप से कुछ नहीं हुआ, ठीक है? विशेष रूप से कुछ भी नहीं। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? यह पुनः जागृति के बारे में क्या है? और यह रैंक एस चीज भी। उसकी आवाज से यह बिल्कुल साफ लग रहा था कि लड़की इस समय सचमुच सदमे में महसूस कर रही है। दुर्भाग्य से उसकी वर्तमान परिस्थितियों के कारण वह उसे सब कुछ विस्तार से नहीं समझा सका। अभी मैं थोड़ा व्यस्त हूं, इसलिए ठीक है, घर वापस आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। अपनी बहन की चिंतित आवाज में उसे पुकारने के बावजूद जिनवू ने कॉल काट दी। और साथ ही उसे यह पता चल गया कि वर्तमान स्थिति कैसी है। एक संदेश था। हंटर्स एसोसिएशन ने वास्तविक समय में महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए एक समर्पित ऐप का उपयोग किया। अधिकांश समय ऐप उपयोगकर्ताओं को रैंक ए या उच्च कालकोठरी के स्थानों के बारे में सचेत करता था, या जहां कालकोठरी टूटने वाली थी, लेकिन आज यह एक अलग कहानी थी।
संदेश की सामग्री की पुष्टि करने के बाद जिनवू ने तुरंत एसोसिएशन की वेबसाइट तक पहुंच बनाई। और निश्चित ही उनके रैंक एस हंटर लाइसेंस की स्याही अभी सूखी भी नहीं थी, लेकिन दक्षिण कोरिया में सर्वोच्च रैंकिंग वाले हंटर्स की सूची पहले ही अपडेट कर दी गई थी। सेओंग जिनवू, रैंक एस, मैच प्रकार, ये वैसा ही था जैसा उसके लाइसेंस पर लिखा था। वे इस तरह की चीजों पर अनावश्यक रूप से तेज हैं। फोन को वापस अपनी जेब में डालते हुए जिनवू ने अपनी निगाहें वापस सामने की ओर कर दी। मिस्टर सेओंग जिनवू, क्या आप वास्तव में रैंक की हंटर हैं जो एक बार एसोसिएशन से संबद्ध थे? अब आप एक बहुत ही दुर्लभ पुनर्जागृत व्यक्ति हैं। अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जिनवू के चेहरे या उसकी आवाज को अपने कैमरे में कैद करने के लिए रिपोर्टर बुरी तरह से घबरा गए और संघर्ष करने लगे। हालांकि जिनवू को अपनी ओर उनका विस्फोटक ध्यान बेहद कष्टप्रद लगा। पहले मुझे इस जगह से निकलना होगा। उनसे विनम्रतापूर्वक रास्ता बनाने के लिए कहने से काम नहीं चलेगा। जिनवू की भौहें कांप उठी। क्या उसे रास्ता बनाने और चले जाने के लिए अपने छाया सैनिकों को बुला लेना चाहिए? मिस्टर सेओंग जिनवू, कृपया इस ओर ध्यान दें। मिस्टर सेओंग जिनवू, पूरा देश देख रहा है तो दर्शकों के लिए मुस्कान कैसी रहेगी? जबकि कैमरे के लेंस और माइक धीरे धीरे करीब आ रहे थे, जिनवू ने अगले 2 सेकंड गंभीरता से विचार करते हुए बिताए कि क्या उसे टैंक या फैंग्स जैसे छाया सैनिकों को बुलाना चाहिए या नहीं। इस बीच जिनवू के पीछे चोई जोंग इन ने जिनवू की पीठ की ओर देखा। युवक वहीं खड़ा था और पत्रकारों की घेराबंदी के कारण उसका रास्ता रोके होने के कारण कहीं जाने में असमर्थ था। वह बेक यूनहो के पास पहुंचे और बात की। ऐसा लगता है कि मेरा नया भर्ती हंटर अत्यधिक ध्यान से थोड़ा परेशान महसूस कर रहा है। और अब आपको सेओंग जिनवू हंटर को अपनी नई भर्ती कहने की अनुमति किसने दी? क्या मैं मजाक भी नहीं कर सकता? ये केवल एक मजाक है। 2 व्यक्तियों के बीच एक बार फिर आपसी तनातनी की लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि अंत में चोई जोंग इन ने पहले एक कदम पीछे लिया। दोबारा बोलने से पहले उसने आह भरी। किसी भी मामले में अगर हम यहां और अधिक समय बर्बाद करते हैं तो यह अन्य गिल्ड को मौका देने जैसा ही होगा। बेक यूनहो उस आकलन से सहमत था। न केवल रीपर्स गिल्ड के मास्टर इम ताएग्यू, जो संयोगवश श्रीमिन सियोंग के कारण आज यहां मौजूद था, बल्कि अन्य शेष सुपर बड़े गिल्ड भी हंटर सेओंग जिनवू से संपर्क करने की बेताब कोशिश कर रहे होंगे। अब बेक यूनहो ने पत्रकारों की भीड़ को स्कैन किया। तो चेयरमैन चोई, आप जो सुझाव दे रहे हैं वह है, इससे पहले कि गंध से मक्खियां अंदर आइए हम सेओंग जिनवू हंटर को उसके आवास तक ले जाएं। जबकि हमारी उससे इस बारे में और उस बारे में बातचीत हुई है। मतलब उन दोनों को पहले अपने संसाधनों को एकत्रित करना चाहिए और अधिक संभावित प्रतिद्वंद्वियों को सामने आने से रोकना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हंटर सेओंग जिनवू के पास किस तरह की क्षमताएं हैं। अगर उसे उच्च रैंकिंग वाली कालकोठरियों पर हमला करना है तो उसे अभी भी गिल्ड की सहायता की आवश्यकता होगी। इसलिए यदि उन्होंने अपने कार्ड सही से खेले तो या तो व्हाइट टाइगर या हंटर्स गिल्ड खुद को रोस्ट में एक और रैंक एस के साथ पा सकते हैं। चोई जोंग इन को अपने नेतृत्व वाले गिल्ड शिकारियों और पर पूरा भरोसा था। ठीक है, बेक यूनहो को भी नहीं लगा कि यह कोई बुरा सुझाव था। व्हाइट टाइगर शायद हंटर्स जितना बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी यह भविष्य की महान संभावनाओं वाला एक गिल्ड था। इसके अलावा हमारे अनुभाग प्रमुख आहा और डिप्टी ह्यून कुछ समय पहले से मिस्टर सेओंग जिनवू से भी परिचित है। कम से कम वह निश्चित रूप से जानता था कि हंटर्स गिल्ड की तुलना में उनके बीच घनिष्ठ संबंध थे और इसलिए इन दोनों व्यक्तियों के हित काफी अच्छी तरह से मेल खाते हैं। जिनवू की ओर मुड़ने से पहले उन्होंने एक दूसरे पर कुछ संदेह भरी निगाहें डाली। उस युवक को बातचीत में शामिल करने वाला पहला व्यक्ति बेक यूनहो था। जिनवू ने अपने पीछे देखा। हाँ, पहल हारने के बाद चोई जोंग इन ने अंदर ही अंदर अपनी जीभ चटकाए, लेकिन चूंकि उन्होंने सहयोग करने के लिए एक मौन समझौता किया था, इसलिए उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। बेक यूनहो ने सबसे चमकदार मुस्कान बनाई जिसे वह प्रबंधित कर सका और जारी रखा। क्या आप इन सभी पत्रकारों के साथ खोया हुआ महसूस कर रहे हैं? हम आपको सुरक्षित रूप से आपके घर तक पहुंचा सकते हैं, तो हमारे साथ चलने में कैसा रहेगा? आप देखिए, हम इस प्रकार की स्थितियों से निपटने में बहुत अच्छे हैं। हालांकि इसमें थोड़ी अतिशयोक्ति मिश्रित थी, लेकिन उन्होंने जो कहा वह बिल्कुल भी खोखला वादा नहीं था। ये घटना कुछ ऐसी थी जिसे कोई भी रैंक एस हंटर कम से कम एक बार अनुभव करेगा। इतना ही नहीं, इन दोनों व्यक्तियों ने यह भी सीखा कि अपने अपने बड़े संघों का प्रबंधन करते समय लोगों का ध्यान कैसे आकर्षित किया जाए। चोई जोंग इन ने पक्ष से सहायता फायर प्रदान किया। चलो एक साथ बाहर चलें। इसके अलावा कुछ ऐसी बातें भी हैं जिन पर हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे।
उनके लिए बहुत बुरा हुआ। जिनवू ने उन्हें अस्वीकार करने के लिए बस एक विनम्र मुस्कान बनाई। मैं ठीक हो जाऊंगा। फिर उसने अपने टॉप से जुड़ा हुड खींच लिया और अपना चेहरा छिपा लिया। वास्तव में मेरे पास एक जगह है जहां मुझे सबसे पहले रुकना होगा। माफ करें, लेकिन आप यहां से कैसे निकलेंगे? इन सभी रिपोर्टों के साथ क्या होगा? चोई जोंग इन अपनी शेष सजा जारी नहीं रख सके, क्योंकि जिनवू पत्रकारों का सामना करने के लिए मुड़े और फिर भीड़ के दूसरी तरफ उतरने से पहले हवा में दसियों मीटर ऊपर कूद गए। इसीलिए इससे पहले कि हड़बड़ाए पत्रकार जवाब दे पाते, जिनवू भीड़ में शामिल हो गया और दृश्य से गायब हो गया। चोई जोंग इन अवाक रह गया। अब वह एक ऐसा मूवमेंट था जिस पर वह समय पर प्रतिक्रिया भी नहीं दे सकता था, भले ही वह रैंकेस था। यह बिल्कुल स्पष्ट था कि पत्रकार, जो सभी नियमित लोग थे, अपनी नग्न आंखों से इसका अनुसरण नहीं कर पाएंगे। चोई जोंग इन ने व्यंग्यपूर्ण हंसी छोड़ी। जैसे ही रैंकेस के रूप में पंजीकरण हुआ, वह पहले से ही सुपरमैन की भूमिका निभा रहा है। उस प्रकार की शारीरिक क्षमता के साथ उसे एक जादूगर जैसा कैसे माना जा सकता था? एक साथी जादूगर प्रकार के रूप में इसने निश्चित रूप से उसे थोड़ा परेशान कर दिया। लेकिन उस स्थिति में एक रैंकेस हाथापाई प्रकार का हंटर इसके बारे में कैसे सोचेगा? चोई जोंग इन एक प्रश्न पूछने के लिए बेक यून हो की ओर मुड़ा, लेकिन वह झिझक गया और स्पष्ट रूप से एक कदम पीछे हट गया। अध्यक्ष बेक, आपकी आंखें। वह इतना आश्चर्यचकित था कि वह सम्मानजनक उपाधि जोड़ना भी भूल गया। आह, माफी चाहता हूं। बेक यून हो ने जल्दी से अपनी आंखों को अपने हाथ से ढक लिया और घूम गया। थोड़ी देर बाद जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली, तो वे राक्षस जैसी पुतलियों से वापस एक सामान्य इंसान की आंखों में आ गई थी। हालांकि सिर्फ इसलिए कि उसकी आंखें वापस सामान्य हो गईं, इसका मतलब यह नहीं था कि उसका सदमा खत्म हो गया था। ये कैसे हो सकता है? बेक यून हो मौके पर कांप उठा। अभी जब जिनवू ने उस छलांग की तैयारी के लिए अपने पैरों पर ताकत इकट्ठी की, तो उसने बहुत ही कम समय में अपनी जादुई ऊर्जा जारी की जिसे वह तब तक छुपा रहा था। कोई भी शिकारी कितना भी कुशल क्यों न हो, इतने कम समय में किसी भी चीज का पता लगाना लगभग असंभव था। हालांकि उस अविश्वसनीय जादुई ऊर्जा ने अभी भी बेक यून हो को अपनी क्षमताओं में से एक, जानवर की आंखों को सक्रिय करने के लिए प्रेरित किया, और उन आंखों ने जिनवू की छिपी हुई शक्ति का सफलतापूर्वक पता लगा लिया। वह मजबूत है। बेक यून हो को पहले से ही पता था कि युवा कितना मजबूत था। तथापि नहीं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। जब वे लाल गेट के सामने थोड़ा टकराव में पड़ गए थे, तो बेक यून हो ने भी अनजाने में जानवर की आंखों को सक्रिय कर दिया था। जिनवू की ताकत उस समय बेक यून हो के दिमाग में स्पष्ट रूप से अंकित थी। उस समय जवान बहुत ताकतवर था। भले ही वह खुद बेक यून हो ही क्यों न हो, वह एक हाथ का बलिदान दिए बिना जीत नहीं सकता था। हालांकि बस इतना ही था। यदि वह इतना त्याग करने को तैयार होता, तो वह किसी भी समय जीतने में सक्षम होता। पर अब ताकत में इस अंतर का क्या मतलब था? उसने पहले की तुलना में अतुलनीय रूप से अधिक जादुई ऊर्जा का पता लगाया। वह ऊर्जा अब बहुत अधिक ताकतवर हो गई थी, तो उस समय की तुलना में बहुत अधिक मजबूत। उसकी पुनः जागृति प्रक्रिया बहुत पहले ही खत्म हो जानी चाहिए थी। तो ये कैसे हो सकता है? उस पल में बेक यून हो के दिमाग में एक अविश्वसनीय सिद्धांत उभरकर सामने आया। क्या वह मजबूत बनने में सक्षम हो सकता है? संभवतः पुनः जागृति प्रक्रिया के माध्यम से नहीं, बल्कि उसे मजबूत बनाने के माध्यम से। जैसे ही उसके विचार इस बिंदु पर पहुंचे, क्षमा करें चेयरमैन बेक, क्या आप ठीक हो? तुम्हारा रंग है? चोई जोंग इन ने चिंतित होकर उससे पूछा। बेक यून हो ने अपना चेहरा रगड़ा और जोर से सिर हिलाया। मुझे अभी अचानक थोड़ा चक्कर आ रहा था। मैं ठीक हूं। आप अभी भी जवान हैं। आपको अधिक सावधान रहना चाहिए। चोई जोंग इन के साथ बातचीत करते समय बेक यून हो उस दिशा में घूरता रहा जिस दिशा में जिनवू गायब हो गया था। वह पहले ही नियमित रैंक एस को पार कर चुका है, लेकिन अगर वह अपनी ताकत बढ़ाना जारी रख सकता है, तो बेक यून हो का पूरा शरीर रोंगटे खड़े हो गए। टैक्सी। पत्रकारों से सफलतापूर्वक किनारा करने के बाद जिनवू ने एक सुनसान सड़क पर एक टैक्सी पकड़ी। अब उसके पास रैंक एस लाइसेंस है जो वह चाहता था। उसके लिए कालकोठरी को समतल करना और साफ करना सब अच्छा था, लेकिन अभी सबसे महत्वपूर्ण बात उसकी मां को ठीक करना था। जीवन का दिव्य जल। वह नहीं जानता था कि दिव्य जल का जीवन नामक ये वस्तु सचमुच उसकी मां को ठीक कर सकती है या नहीं। हालांकि अगर हजारों में एक मौका है, नहीं भले ही 10,000 में एक मौका हो, तो वह जितनी जल्दी हो सके मानवीय रूप से राक्षस के महल को साफ करना चाहता था और सभी सामग्रियों को इकट्ठा करना चाहता था ताकि वह इस जीवन के दिव्य जल को तैयार कर सके।
और ऐसा करने के लिए उसे एक ऐसी कलाकृति ढूंढने की जरूरत थी जो उसे दानव के महल की अत्यधिक गर्मी से बचा सके। जिन वू टैक्सी की पिछली सीट पर बैठ गया और ड्राइवर को अपनी मंजिल बताई। कृपया कोरियाई हंटर नीलामी के लिए। टैक्सी ड्राइवर ने रियर व्यू मिरर से नजर डाली और जोर से मुस्कुराया। ठीक है, तुम वहां कुछ अच्छा बेचने जा रहे होगे, क्या मैं सही कह रहा हूं? मैंने सुना है कि न्यूनतम व्यापार मूल्य लगभग 10 लाख वोन से शुरू होता है। जवाब देने के बजाय जिन वू ने बस एक हल्की मुस्कान बिखेरी। ड्राइवर ने लार निगल ली। ये कहकर कि वह हंटर नीलामी में कुछ बेचने जाना चाहता है, वह युवक घोषणा कर रहा था कि वह एक हंटर है और शिकारियों से निपटते समय ड्राइवर को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत थी। शिकारियों में कुछ से अधिक ऐसे विशेष व्यक्तित्व थे जो उनकी शक्तियों की तरह ही अजीब थे। यदि ड्राइवर ने गलती की और इस युवक के साथ गलत व्यवहार किया तो बड़ी घटना हो सकती है। ठीक है, ये युवक उन लोगों में से एक जैसा नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी सतर्क रहना बेहतर है। ड्राइवर जिनवू के मूड के प्रति सचेत रहा और उसने अपना मुंह बंद रखा, और इसके लिए धन्यवाद। ड्राइव के दौरान टैक्सी का इंटीरियर काफी हद तक शांत रहा। जिनवू ने यात्रा के इस हिस्से का उपयोग इंटरनेट पर खोज करने के लिए किया। विभिन्न लेख, सोशल मीडिया साइट्स, साथ ही पोर्टल, समुदाय आदि सभी नई रैंक एस हंटर के संबंध में चर्चा से भरे हुए थे। री मिन सियोंग आज सुबह तक नंबर 1 सबसे अधिक खोजा जाने वाला विषय हुआ करता था, फिर भी उसका नाम अब शीर्ष 10 में नहीं देखा जा सकता है। जिन वू ने अपनी जीभ चटकाए। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह इतना पागलपन भरा होगा। निश्चित रूप से उसे कुछ मात्रा में ध्यान आकर्षित होने की उम्मीद थी, लेकिन उसे निश्चित रूप से विश्वास नहीं था कि यह इतना हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाएगा। तोहफे दक्षिण कोरिया में केवल 10 थे। यदि उन 2 को छोड़ दिया जाए जो मर गए या कहीं और चले गए, तो देश में केवल 8 रैंक एस शिकारी थे, तो इसके नागरिकों की प्रतिक्रिया उग्र कैसे नहीं हो सकती है। रुको, जब चाहे इन रैंक एस बन गई तो ये शांत क्यों था? क्योंकि 9वीं रैंक के एस चाहे इन लगभग कभी भी मीडिया के सामने नहीं आई थी। जिन वू ने सोचा कि उसका मामला भी उसी के समान होगा, लेकिन जब उसने इस और उसकी खोज की तो उसे अंततः पता चला कि एक बार जब चाहे इन रैंक एस बन गई थी, तो उसने एसोसिएशन से अपने अधिकांश विवरण गोपनीय रखने का अनुरोध किया था। सिर्फ एसोसिएशन से अनुरोध करने से मीडिया और गिल्ड दोनों आपसे संपर्क करने के लिए कानूनों पर भी भरोसा नहीं कर सकते। यदि इतना सुविधाजनक तरीका उपलब्ध था तो एसोसिएशन अध्यक्ष ने उसे इस बारे में क्यों नहीं बताया? जिन वू को वह प्रश्न याद आया जो उसे तब मिला था जब वह परीक्षा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला था। इसके बाद एसोसिएशन के अध्यक्ष ने उससे ये पूछा, क्या आपने किसी गिल्ड में शामिल होने के बारे में सोचा है? अभी तक कोई नहीं। क्या उसने इसलिए पूछा? यदि वह गोपनीयता का अनुरोध करता तो गिल्ड उनसे संपर्क नहीं कर पाते, इसलिए यह संभव है कि एसोसिएशन अध्यक्ष ने जानबूझकर कुछ नहीं कहा हो। ठीक है, मुझे लगता है यही बात है। जिन वू ने ऑनलाइन रहते हुए एसोसिएशन से गोपनीयता का अनुरोध किया और कोरियाई हंटर नीलामी बुलाई। कोरियाई हंटर नीलामी में आपका स्वागत है। मैं एक कलाकृति का मूल्यांकन कराना चाहूंगा। मैं वहां जा रहा हूं, लेकिन क्या ये ठीक रहेगा? हाँ बिल्कुल। हालांकि आप किस प्रकार की कलाकृति का मूल्यांकन कराना चाहेंगे? यह एक मन का है जिसमें किसी के जादू पर प्रवर्धन प्रभाव होता है। एक जादुई उपकरण जो बढ़ा सकता है। वैसे ये देखते हुए कि आप पहले से ही कलाकृति के प्रभावों से अवगत हैं, आपने इसका मूल्यांकन कहीं और करवाया होगा। वास्तव में मेरे पास है, लेकिन वे वास्तव में इतने भरोसेमंद नहीं थे, इसलिए मैं हंटर नीलामी की राय लेना चाहता था। आपने सही चुनाव किया था। ऐसा कोई नहीं है जो किसी कलाकृति के मूल्य का सही अनुमान हमसे बेहतर लगा सके। बातचीत एक पल के लिए रुक गई, जैसे कि दूसरा पक्ष कुछ लिख रहा हो, लेकिन जल्द ही यह फिर से शुरू हो गई। तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि पिछले मूल्यांकन से पता चला प्रवर्धन प्रतिशत क्या था? यह 100% था। मुझे क्षमा करें, यह 100% प्रवर्धन प्रभाव था। फोन पर आवाज थोड़ी देर रुकने के बाद बाहर आई। क्षमा करें, लेकिन क्या मैं पूछ सकता हूं कि क्या आप एक शिकारी हैं? हाँ मैं हूं। सुचारू मूल्यांकन प्रक्रिया के लिए हमें विक्रेता की पहचान की आवश्यकता है। क्या आप कृपया हमें अपनी रैंक और अपना नाम प्रदान कर सकते हैं? जिन वू के होठों के कोने ऊपर उठे हुए थे। मुझे पता था ये होगा। यदि वह इस निरर्थक कलाकृति को बेचना चाहता, जबकि वह अभी भी रैंक की हंटर था, तो क्या हंटर नीलामी उससे बात करेगी? ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि ठीक इसी क्षण के लिए उनका पुनर्मूल्यांकन किया गया। जिन वू ने आत्मविश्वास से घोषणा की, ये रैंक एस है। नाम सियोंग जिन वू है।